रोड क्रॉस करना कितनी सिंपल सी एक्टिविटी है ना। करना ही क्या है, पैदल चलना है, रोड क्रॉस हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ लेग्स, राइट? नहीं, सक्सेसफुली अगर रोड क्रॉस करना है तो आपको लेग्स के साथ साथ अपने बहुत सारे ऑर्गन्स का यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आइस, हम आइस की मदद से आते जाते ट्रैफिक को ऑब्जर्व करेंगे और डिसाइड करेंगे कि हमें रोड क्रॉस करना है या नहीं। हम आइस की मदद से रेड लाइट, ग्रीन लाइट को ऑब्जर्व करेंगे और फिर डिसीजन बनाएंगे कि हमें चलना चाहिए या रुकना चाहिए। एंड वेट, हॉर्न बज रहे हैं, शोर जा रहा है, हॉर्न की साउंड को हम ऑब्जर्व करेंगे और फिर ये देखेंगे कि चलना है या रुकना है। और ये जो हम डिसाइड कर रहे हैं, ये जो हम डिसीजन ले रहे हैं कि भाई चलना है, रुकना है, क्या करना है, ये होगा सब कुछ ब्रेन की मदद से। और हम जैसी पापा की परियों को तो अपना हाथ का इस्तेमाल करके ट्रैफिक भी रोकना होता है। तो देखा, एक सिंपल सी एक्टिविटी जैसे कि रोड क्रॉस करने के लिए हमें एक ही टाइम पे कितने सारे ऑर्गन्स को एक साथ यूज करना होता है। तो अब ये ऑर्गन जब साथ मिलकर काम करते हैं तो ये आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं? मतलब कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है मैम? मतलब ये आपस में कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कैसे एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक इंफॉर्मेशन या सिग्नल पहुंचाया जाता है, यही पढ़ना है हमें इस चैप्टर में, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बेटा, मेरा नाम है समृद्धि और मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी क्लास 10th बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर को, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एंड लेट मी टेल यू, ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे बच्चे बड़े दुखी, बड़े परेशान और डिसअपॉइंटेड रहते हैं, क्योंकि मैम हमें तो चैप्टर का टाइटल ही नहीं समझ आया है कि कहना क्या चाह रहा है। कंट्रोल का क्या मतलब है, कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है। अब टाइटल का मतलब समझेंगे तो जाके अंदर क्या लिखा है वो समझ पाएंगे ना मैम। आई कैन अंडरस्टैंड। और इवन बहुत सारे बच्चे तो कहते हैं मैम हमने बहुत कोशिश करी, हमने एनसीईआरटी खोली और जैसे ही हमने इस चैप्टर को एनसीईआरटी में पढ़ना स्टार्ट किया हमने तो बंद कर दी किताब, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आया। आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। थोड़ी सी लैंग्वेज टफ है फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, चीजों को बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से पढ़ाया गया है, बट तुम्हारी मैम यहाँ पर है गाइस, तो तुम्हें बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज इस सेशन में हम चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को वन शॉट तरीके से करेंगे कंप्लीट। और ये चैप्टर इतना सिंप्लीफाई कर दूंगी मैं तुम लोगों के लिए, तुमको लगेगा ये तो हलवा चैप्टर है मैम, और तुम्हारा जलवा हो जाएगा इन द बोर्ड एग्जाम, क्योंकि तुम जब क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा अरे मेरे को तो ये भी आता है, अरे मुझे तो वो भी आता है, राइट? तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेनी है बेटा इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। आज इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम वन शॉट में करेंगे कंप्लीट, एंड नॉट जस्ट चैप्टर। बेटा जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, भाई चैप्टर पढ़ लेना काफी नहीं है। अगर आप उस चैप्टर को पढ़ने के बाद उस चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं लगा पा रहे हो, आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे हो, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कमी रह गई है। तो बेटा आज हम क्या करेंगे, चैप्टर को तो कवर करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। और क्वेश्चन ऐसे वैसे लल्लू बल्लू क्वेश्चंस नहीं है भाई, क्वेश्चंस होंगे पीवाईक्यूज, क्वेश्चंस होंगे ऐसे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। तो रेडी हो जाओ। हाँ मैम जा रहे हैं, एनसीईआरटी उठा के ला रही है, नहीं 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 नहीं, आज एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है। आज बेटा एनसीईआरटी को कर दो बंद। आज आपको फोकस करना है मेरी हर बात पे, आज आपको फोकस करना है हर उस चीज पे जो बोर्ड पे लिखी हुई है। जो भी चीजें बेटा बोर्ड पे लिखी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी चीजें आपके नोट्स में होनी चाहिए। पीडीएफ नोट्स बेटा आपको लेक्चर के लिंक में यहां पर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैप्टर के बेटा हैंड रिटन नोट्स है मेरे, वो भी आपको मिल जाएंगे। आप पीडब्ल्यू ऐप पे जाके उसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। अब किस चीज की वेट कर रहे हो भाई, चलो जल्दी से अपना रजिस्टर निकालो, पेन कॉपी निकालो, बट एनसीईआरटी को थोड़ा बंद रखना, ठीक है? आज मेरी बात पे थोड़ा ध्यान देना। तो क्या है चैप्टर का नाम, वापस आते हैं। चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले टाइटल क्या कह रहा है इसका मतलब समझ लेते हैं। कंट्रोल क्या, देखो बेटा वो ये कहना चाह रहा है कि हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें हो रही हैं एंड हम बहुत कुछ करते भी हैं, है ना? जैसे कि हम वॉक करते हैं, जंप करते हैं, डांस करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, है ना? हम पढ़ाई करते हैं, हम रोड क्रॉस करते हैं, ना जाने हम क्या क्या करते हैं। अब ये जो भी हम कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक पार्ट है हमारी बॉडी का जो सब कुछ कंट्रोल करता है। बताओ गेस करो क्या हो सकता है? हम ब्रेन। एग्जैक्टली, आपको पता है हम कुछ भी करें बेटा, है ना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है ब्रेन। तो बेटा यहां पे हम बात करेंगे ब्रेन की, यानी कि इस चैप्टर में हम बात करेंगे ब्रेन की। अब कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है ना मैम? जिस दिन हमें कोऑर्डिनेशन का मतलब समझ आ गया ना मैम, उस दिन मैम ओवर एवरीबॉडी, है ना मैम,
एवरीथिंग विल बी ओवर फॉर एवरीवन। बस हमें समझ नहीं आ रहा कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है बेटा। कोऑर्डिनेशन का मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हो कम्युनिकेशन, राइट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ, ठीक है। मान लो बेटा, है ना, मान लो आप स्कूल नहीं गए ये तो मैम डेली का है हमारा, है ना। मान लो बेटा आप स्कूल नहीं गए, और जिस दिन आप स्कूल नहीं गए उसी दिन बेटा क्या किया, आपकी क्लास टीचर ने क्लास में ग्रुप बना दिया 4 बच्चों का, और कहा कि अब ये 4 बच्चे मिलकर एक प्रोजेक्ट करेंगे, ये काम करेंगे, है ना। और आपका जिन बच्चों के साथ ग्रुप बनाया, आपका बोलचाल ही नहीं है उनके साथ, आपकी बातचीत ही नहीं है उनके साथ, है ना। तो अब मुझे ये बताओ बेटा, क्या आपस में कम्युनिकेट करे बिना आप सब साथ में मिलकर काम कर सकते हो? नहीं मैम। अगर आप 4 बच्चों का ABCD बच्चों का क्या बनाया गया है, ग्रुप बनाया गया है किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, तो बहुत जरूरी है कि आप जब काम करो तो आपका आपस में क्या हो, कोऑर्डिनेशन हो। हाँ भाई मैं थर्माकोल ले आऊंगा, हाँ भाई मैं मार्कर ले आऊंगा, हाँ भाई मैं चार्ट पेपर ले आऊंगा, ठीक है भाई मैं इंटरनेट से सामान कॉपी कर लूंगा, हाँ भाई मैं प्रिंट निकलवाऊंगा, राइट। तो आपस में बेटा क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन, आपस में तालमेल होगा तभी तो आपका प्रोजेक्ट पूरा होगा। सही बात है। अब आप इसको ऐसे अज्यूम करो कि यार हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं जिसमें कि एक ही टाइम पे बहुत सारे ऑर्गन साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं, और अगर उनको एक साथ मिलजुल के काम करना है तो बहुत जरूरी है कि उनका आपस में क्या हो बेटा, तालमेल हो। तालमेल मतलब आपस में उनका कम्युनिकेशन हो, कम्युनिकेशन मतलब कोऑर्डिनेशन हो। ऐसा जरूरी है, अगर ऐसा नहीं होगा तो वो काम ढंग से नहीं हो पाएगा। तो कोई भी पर्टिकुलर एक्शन करने के लिए हम कुछ भी कर रहे हैं बेटा, एक ही टाइम पे हमारे बहुत सारे ऑर्गन काम करते हैं, और जब वो आपस में एक साथ मिलके काम करते हैं तो वो किस तरीके से पॉसिबल हो पाता है, हमारे एक ऑर्गन में से इंफॉर्मेशन सिग्नल की फॉर्म में दूसरे ऑर्गन तक जाती है ना। दूसरे ऑर्गन से कोई इंफॉर्मेशन सिग्नल की फॉर्म में पहले वाले ऑर्गन के पास जाती है, तो इंफॉर्मेशन सिग्नल की फॉर्म में इधर से उधर ट्रैवल करती है ना। इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है, और जब यही इंफॉर्मेशन एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाती है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाती है, तो हम बोलते हैं कि भाई ऑर्गन मिलजुल के काम करते हैं, ऑर्गन कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे से। और यही पढ़ना है कि कैसे हमारी बॉडी में ब्रेन सब चीजों को कंट्रोल करता है, कैसे हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन एक साथ मिलकर काम करते हैं, कैसे ऑर्गन के बीच में इंफॉर्मेशन जाती है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। सिंपल, टाइटल समझ आ गया। चलिए बेटा करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। तो जब हम बात करते हैं कि भाई बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन हो रही है, राइट, तो हम यहाँ पे बेटा 2 ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स खुद को मान लो क्या भाई हो तुम, हाँ मम्मी भी बोलती है मैम कि तुम तो जानवर से भी बदतर हो है ना। चलो देखते हैं। अब बेटा हम जब ह्यूमन बॉडी के अंदर या एनिमल बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो ऑर्गन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन, ऑर्गन्स के बीच में कम्युनिकेशन, ऑर्गन्स के बीच में तालमेल बिठाने का काम करता है बेटा नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम कराता है। जैसे अलग अलग सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वैसे ही बेटा एक सिस्टम है नर्वस सिस्टम, ठीक है। वैसे ही एक सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम। अभी एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आती चली जाएगी। बेटा हाफ ऑफ द चैप्टर एनिमल्स के बारे में डिस्कस करता है एंड हाफ ऑफ द चैप्टर डिस्कस करता है प्लांट्स के बारे में। प्लांट वाले टॉपिक में हमको बेटा 2 चीजें पढ़नी है, एक प्लांट मूवमेंट और एक प्लांट हार्मोन्स। काफी इजी है और काफी स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है। तो छोड़ना कुछ नहीं है, चैप्टर में कवर सब कुछ करेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा किसके साथ, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं नर्वस सिस्टम के साथ। जैसा कि मैंने कहा बेटा हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से हम खाना खाते हैं, खाने को डाइजेस्ट करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से हम सांस लेते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होता है चीजों का। तो वैसे ही हमारी बॉडी में एक सिस्टम है नर्वस सिस्टम। हम नर्वस सिस्टम मतलब जो हमें नर्वस कर दे नहीं, ठीक है। नर्वस सिस्टम बेटा एक ऐसा सिस्टम है हमारी बॉडी का जिसकी मदद से क्या होता है, हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मैसेज पहुंचाया जाता है, सिग्नल पहुंचाया जाता है। मैं आपको एक सिंपल सा क्या दूंगी बेटा, एक एग्जाम्पल दूंगी, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई मेरे पास एक क्या है, एक मग है, मान लेते हैं ये बहुत गर्म है। मैंने यहाँ पर हाथ लगा दिया, मुझे पता नहीं था गर्म है, तो जैसे ही मैंने हाथ लगाया मुझे कुछ गर्म महसूस हुआ, है ना। मुझे कुछ गरम गरम महसूस हुआ। कहाँ हुआ, यहाँ पर हुआ। अब यहाँ पर एक सिग्नल मिला है बॉडी को कि यार कुछ गर्म फील हुआ है। अब यहाँ पे जो मैसेज मिला है, यहाँ पे जो सिग्नल मिला है, मुझे कहाँ पहुंचाना है, ब्रेन तक पहुंचाना है।
तो अब यहां तक कैसे पहुंचाए इंफॉर्मेशन को, कैसे पहुंचाए इंफॉर्मेशन को? तो हमारी बॉडी में बेटा नर्व्स होती हैं, वो नर्व्स उस इंफॉर्मेशन को, सिग्नल को लेकर जाएंगी स्पाइनल कॉर्ड के पास और स्पाइनल कॉर्ड दे देगी ब्रेन को, राइट? ऐसे सोचो, हम चल रहे थे, है ना, पैर में कांटा चुभा, ओई माँ, है ना। अब बेटा पैर की नर्व से इंफॉर्मेशन जाएगी किसके पास? स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड किसको देगा? ब्रेन तक। तो आप देख रहे हो हम कहाँ एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक सिग्नल पहुंचा रहे हैं, और कौन हेल्प करेगा इसमें? नर्व्स। अब नर्व्स क्या होती हैं? नर्व्स किसका पार्ट होती हैं? चलिए बेटा देखते हैं। तो बेटा नर्व्स जो होती हैं वो पार्ट होती हैं हमारे नर्वस सिस्टम की। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं बेटा। डू यू ऑल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सिस्टम? जैसे अलग अलग सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना, वैसे एक सिस्टम हो गया बेटा हमारी बॉडी के अंदर, वैसे एक सिस्टम हो गया बेटा हमारी बॉडी के अंदर, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। क्या नाम है भाई? जल्दी बताओ, साथ साथ जल्दी जल्दी बताएंगे। वेरी गुड। सिस्टम का नाम है नर्वस सिस्टम, ठीक है। चलिए, तो नर्वस सिस्टम जो है बेटा उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम शॉर्ट फॉर्म में CNS, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम शॉर्ट फॉर्म में PNS, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेटा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बेटा हमारी बॉडी की जितनी भी नर्व्स है वो इसके अंदर आ जाती हैं। अब एक एक करके सारे पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। बेटा हम सभी को पता है ब्रेन क्या है। ब्रेन एक ऑर्गन है, यहाँ पर प्लेस्ड होता है और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर चीज को वही कंट्रोल करता है। अब बात कर लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। मैडम जी हमको पता है स्पाइनल कॉर्ड मतलब बैकबोन। नहीं बेटा, नहीं, आई एम सॉरी टू से आप 100% गलत है। स्पाइनल कॉर्ड बैकबोन नहीं होती। कैसे होगी मैम? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड तो वर्टिब्रल कॉलम होती है। नहीं बेटा, नहीं, वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती स्पाइनल कॉर्ड। तो क्या होता है? चलिए बेटा देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले आप अपना ब्रेन देख लो एक बारी। हाँ, क्या ये हमारा ब्रेन है? क्या असली में हमारा ब्रेन ऐसा दिखता है? यस, राइट, यस, है ना। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी नोन एज ब्रेन, ठीक है। अब बेटा हमारे ब्रेन में से ना एक लंबी सी पूंछ निकल रही है जी। ब्रेन में से क्या हो रही है? ब्रेन में से एक लंबी सी पूंछ निकल रही है। ये टेल, ये जो लंबी सी पूंछ निकल रही है ब्रेन में से बेटा, इसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो मैम हम यही तो बोल रहे हैं, ब्रेन है, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। नहीं बेटा, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम ये सब एक ही बात है। स्पाइनल कॉर्ड कुछ और है। जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन का ही बिल्कुल ब्रेन जैसा ही, जिस टिश्यू से ब्रेन बना है सेम उसी टिश्यू से, देखो बिल्कुल देखने में सेम नहीं लग रहा है। तो ब्रेन की ही मान लो एक एक्सटेंशन है, ब्रेन का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। ब्रेन का ही क्या है बेटा? ब्रेन की ये पूंछ निकल रही है जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। अब बेटा ये जो हम कंफ्यूज रहते हैं ना, बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड, इस कंफ्यूजन को मिटाएंगे। देखो बेटा, इमेजिन करो तुम्हारे पास एक पेन है मैम। इमेजिन क्या करना, हमारे पास पेन है मैम, है ना। अब पेन की बॉडी को देखो, मैम देख रहे हैं, ये असली वाला पेन नहीं है, वैसे वाला, है ना, बट तुम सोचो तो ये पेन है, पेन की बॉडी है। अब पेन की बॉडी के अंदर रिफिल लगा हुआ है। यस मैम, लगा हुआ है ना। बिल्कुल वैसे ही हमारी जो बैकबोन है, वर्टिब्रल कॉलम है या रीढ़ की हड्डी है, उसको पेन की बॉडी मान लो, है ना। और पेन की बॉडी के अंदर क्या लगा है? रिफिल लगा है। बिल्कुल वैसे ही बेटा पेन की बॉडी के अंदर जैसे रिफिल है, बिल्कुल वैसे ही हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर बीचों बीच क्या है बेटा? स्पाइनल कॉर्ड है, जो कि डायरेक्टली हमारे ब्रेन से एसोसिएटेड होती है। तो आप बेटा अगर ये डायग्राम देखोगे तो ये ब्रेन हो गया, और ये लंबी सी जो पूंछ निकल रही है बेटा, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गई। और बेटा, है ना, और बेटा इसके इस तरफ, है ना, यहां पे इस तरीके से क्या हो गया बेटा? ये हमारी बैकबोन हो गई, ये हमारी बैकबोन हो गई, रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम हो गई। समझ गए बेटा? तो वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी या बैकबोन एक्चुअली में स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी के अंदर है और ये स्पाइनल कॉर्ड डायरेक्टली हमारे ब्रेन से अटैच्ड होती है, ठीक है। चलो, तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड क्या हो गया? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट हो गया। अब बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की।
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आ गया? अच्छा पहले ये देखो, अगर आप ये डायग्राम देख पा रहे हो, इमेजिन करो, मैं इसको थोड़ा है ना ऐसे यहाँ बना दूंगी, बट ये क्या हो गया बेटा, ये ब्रेन हो गया यहाँ पर, और यहाँ से हमारी क्या निकल रही है भाई, रीढ़ की हड्डी, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है, राइट। अब इसके अलावा अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यार यहाँ पे कुछ इस तरीके के ना कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जिनका पूरा नेटवर्क फैला हुआ है, जाल फैला हुआ है हमारी बॉडी के अंदर। ये क्या है? What are these structures? ये क्या है बेटा? ये होती है नर्व्स। क्या होती है? नर्व्स। जैसे कि अभी मैंने कहा भाई, यहां से इंफॉर्मेशन यहां तक कौन लेकर जाएगा? नर्व्स। यहां से इंफॉर्मेशन यहां तक कौन लेकर जाएगा? नर्व्स। तो नर्व्स एक्चुअली क्या है? नर्व्स हमारे नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जो एक्चुअली में सिग्नल को स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन तक लेकर जाती है, या फिर वाइस वर्सा। मान लो बेटा हमारी ब्रेन को पैर तक कुछ पहुंचानी है इंफॉर्मेशन, पैर की मसल को इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, तो हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन देगा स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड किसको इंफॉर्मेशन देगी बेटा? नर्व्स को, और नर्व्स पैर की मसल तक उस इंफॉर्मेशन को, सिग्नल को ले जाएगी, है ना। तो एक्चुअली में इधर से उधर, उधर से इधर मैसेज को, सिग्नल को कौन लेकर, कैरी कर कर लेकर जा रहा है? नर्व्स। ठीक है, अब नर्व्स में ऐसा क्या होता है ये अभी हम थोड़ी देर बाद जान लेंगे। ठीक है, अब पहले ये जानेंगे कि नर्व्स कितने तरीके की होती हैं। भाई हमारी पूरी बॉडी के अंदर जाल फैला हुआ है नर्व्स, यहाँ पे नर्व्स, वहां पे नर्व्स, यहाँ पे नर्व्स, वहां पे नर्व्स, हाँ नर्व्स नर्व्स नर्व्स, बहुत सारी नर्व्स है। और वेट, नर्व्स मतलब ब्लड वेसल नहीं होता। हमें तो लगा था मैम सेम, नहीं ओए नहीं, ब्लड वेसल वो ट्यूब्स होती है जिनके अंदर ब्लड बहता है, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरी। याद है? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मैडम? याद करो, लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ा है। ब्लड वेसल वो ट्यूब होती हैं जिनके अंदर हमारा ब्लड बहता है। अब उनको थोड़ी देर के लिए साइड कर दो। नर्व्स एक्चुअली में बेटा हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और ये जो है इनका काम होता है जो भी इंफॉर्मेशन सिग्नल एक बॉडी पार्ट को मिला है उसको दूसरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाना। ठीक है, और मैंने कहा हमारी पूरी बॉडी के अंदर जाल है नर्व्स का। हमारी बॉडी के अंदर दो तरीके की नर्व्स होती हैं, एक होती है क्रेनियल नर्व्स, एक होती है स्पाइनल नर्व्स। एक होती है क्रेनियल नर्व्स, एक होती है स्पाइनल नर्व्स। देखो बेटा, जो नर्व्स डायरेक्टली हमारे ब्रेन से अटैच्ड है ना, यहां से मान लो एक नर्व निकली और डायरेक्टली ब्रेन से अटैच्ड, डायरेक्टली ब्रेन से अटैच्ड, डायरेक्टली ब्रेन से अटैच्ड, ऐसी नर्व्स जो डायरेक्टली हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई हैं, उन नर्व्स को हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। और हमारी बॉडी के अंदर देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। अब कुछ नर्व्स होती हैं बेटा जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से अटैच्ड होती हैं, है ना। तो देखो ये स्पाइनल कॉर्ड से अटैच्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड से अटैच्ड है, ये सब स्पाइनल कॉर्ड से अटैच्ड है। तो ये वाली नर्व्स जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से अटैच्ड होती हैं, ये क्या कहलाती हैं बेटा? ये कहलाती हैं स्पाइनल नर्व्स। ये कहलाती है स्पाइनल नर्व्स। हमारी बॉडी के अंदर देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। तो जो ब्रेन से अटैच्ड क्रेनियल नर्व्स, जो स्पाइनल कॉर्ड से अटैच्ड वो स्पाइनल नर्व्स। तो बेटा जी अगर मैं आपको ये वाला सुंदर सा चित्र दिखाती हूं तो मुझे जरा देखकर बताओ ये कौन सी नर्व्स हैं? जरा देखकर बताओ ये कौन सी नर्व्स हैं? ये क्या है? स्पाइनल नर्व्स। तो ये अगर स्पाइनल कॉर्ड से अटैच्ड है तो क्या कहलाएंगी? स्पाइनल नर्व्स। अगर ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये नर्व है ना, ये नर्व है, और ये स्पाइनल कॉर्ड से अटैच्ड है तो क्या कहलाएंगी? स्पाइनल नर्व। और अगर ये नर्व मान लो बेटा ब्रेन से अटैच्ड है तो क्या कहलाएंगी? क्रेनियल नर्व। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा? हमारा नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और बाकी ये जो पूरी बॉडी में जाल है, नेटवर्क है नर्व्स का, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है। अब बेटा आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स यहाँ पर सीखने हैं, क्योंकि जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, वेट अभी नहीं पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म होने के बाद आपको रीड करनी है एनसीईआरटी, आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ टर्म्स सीखेंगे, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे, हम रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ेंगे, है ना, या फिर हम और भी चीजें आगे हम देखेंगे, तो वहां पर बेटा कुछ टर्म्स आएंगे, जैसे कि स्टिमुलस हो गया, रिसेप्टर हो गया, इफेक्टर हो गया। तो ये टर्म हमें पता होने चाहिए। और दिक्कत की बात ये है गाइस, एनसीईआरटी है ना, इनको लिख के इनको डिफाइन करना भूल गया, है ना। कितनी गलत बात है, बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए ऐसे। बट गाइस आपकी समृद्धि मैम है, आप टेंशन मत लो, आप सिर्फ ध्यान दो। जब मैं आपको मतलब समझा रही हूँ ना बेटा, आप मतलब समझने पे ध्यान देना, है ना। डेफिनेशन तो तुम याद करके समझ के कुछ ना कुछ लिखाओगे,
ठीक है। तो बेटा सबसे पहले टर्म्स का मतलब समझो। तो सबसे पहला टर्म यहाँ पर क्या है? सबसे पहला टर्म है स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? मैम हमें तो यही नहीं समझ आ रहा, स्टिमुलस और स्टिमुलाई एक ही बात है क्या? हाँ हाँ, स्टिमुलस सिंगुलर, प्लूरल स्टिमुलाई, है ना। सिंगुलर अगर सिंगल है तो स्टिमुलस बोल देते हैं, और अगर बहुत सारे हैं तो स्टिमुलाई बोल देते हैं। अब है क्या स्टिमुलस क्या है? देखो बेटा, ऐसी कोई भी चीज जिसको आपकी बॉडी सेंस कर सकती है, मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसको आपकी बॉडी सेंस कर सकती है, वो चीज आपकी बॉडी के लिए स्टिमुलस है। तुम क्या सेंस कर सकते हो? टेस्ट सेंस कर सकते हो, है ना, खा के बता सकते हो मीठा है, कड़वा है, खट्टा है, कर सकते हो। स्मेल को सेंस कर सकते हो, अच्छी स्मेल है, बुरी स्मेल है, फूल की स्मेल है, बैड कूड़े की स्मेल है, राइट। लाइट को सेंस कर सकते हो, डिम लाइट है, अरे आंखों में क्यों मार रही हूं मैं, है ना। लाइट को आप सेंस कर सकते हो, साउंड को सेंस कर सकते हो, राइट। अरे बड़ा बेसुरा गा रहा है गाना तो अच्छा गा रहा है पर गा ठीक नहीं रहा है ठीक है। तो बेटा जिस भी चीज को आप सेंस कर सकते हो वो आपकी बॉडी के लिए स्टिमुलस है। जैसे कि बेटा लाइट, स्मेल, टेस्ट, साउंड, हीट, कोल्ड, पेन, इन सब चीजों को आपकी बॉडी सेंस कर सकती है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई? आपकी बॉडी के लिए स्टिमुलस हो गई। फिर आ जाता है बेटा एक टर्म जिसका नाम होता है रिसेप्टर। अब रिसेप्टर क्या है? ऐसा कोई भी सेल, ऐसा कोई भी टिश्यू, ऐसा कोई भी ऑर्गन जिसकी मदद से आप स्टिमुलाई को सेंस करते हो, वो रिसेप्टर कहलाता है। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ भाई, तुम्हारी टंग है ना, तुम खाना खाते हो तो तुम्हें पता चलता है अरे अरे नमक कम है, मीठा ज्यादा है, कड़वा है, खट्टा है, राइट। तो बेटा आपकी टंग पे ऐसा क्या है? आपके टंग पे बेटा कुछ स्पेशल सेल्स हैं जिनको बोला जाता है गस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स। गस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स क्या करते हैं? हमें टेस्ट को सेंस करने में हेल्प करते हैं, राइट। तो बेटा हमारे अलग अलग सेंस ऑर्गन के अंदर ऐसा क्या प्रेजेंट है जिसकी मदद से हम चीजों को सेंस कर पाते हैं? तो रिसेप्टर स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी मदद से हम स्टिमुलाई को सेंस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जाता है, पूछा जा सकता है। तो भाई हम लाइट को आईज की मदद से सेंस करते हैं, बट ऐसा क्या है आईज के अंदर? तो भाई आईज के अंदर प्रेजेंट होते हैं फोटो रिसेप्टर, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है बेटा? फोटो रिसेप्टर। वैसे ही बेटा हम स्मेल को नोज की मदद से सेंस करते हैं, नोज में ऐसा क्या है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। टंग में बेटा, टंग में क्या होता है? गस्ट्रेटरी रिसेप्टर, जिसकी मदद से हम टेस्ट को सेंस करते हैं, ठीक है बेटा। हम साउंड को कान की मदद से सेंस करते हैं, ईयर की मदद से, ईयर में ऐसा क्या है? फोनो रिसेप्टर। भाई स्किन पे क्या है? हमारे थर्मो रिसेप्टर होते हैं जिसकी मदद से हम हीट या कोल्ड को सेंस करते हैं। बेटा मैंने इस कप के अंदर हाथ डाल दिया तो मैं बता सकती हूँ अरे ये चीज तो गर्म है, ये चीज तो ठंडी है। कैसे? क्योंकि मेरी स्किन के ऊपर थर्मो रिसेप्टर प्रेजेंट है जिसकी मदद से मैं टेम्परेचर को सेंस कर सकती हूँ। एंड नॉट जस्ट दैट, हमारी स्किन पे नोसिसेप्टर्स होते हैं जिसकी मदद से हम पेन को सेंस करते हैं। मतलब मान लो बेटा आप जा रहे हो, पीछे से आपके बहन भाई ने थप्पड़ चिपका दिया आपको, फिर आप कहते हो भाई बहुत जोर से लगी है, अब तू बच लियो बेटा, तू भी इतना ही पिटेगा क्योंकि बहुत दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है? बहुत दर्द। तो आप पेन को सेंस कर रहे हो कि कम दर्द, ज्यादा दर्द, राइट। तो बेटा ये पेन को सेंस किस वजह से कर पा रहे हो? क्योंकि आपकी स्किन पे प्रेजेंट है नोसिसेप्टर्स। क्लियर है बेटा? टेबल इंपॉर्टेंट है, टर्म्स थोड़े नए हैं बट मुश्किल नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीजें समझी बेटा, स्टिमुलस एंड रिसेप्टर। अब बेटा दो टर्म यहां पर है, एक है इफेक्टर, एक है रिस्पॉन्स, ठीक है। देखना तुम खुद ही आंसर कर पाओगे, बहुत ज्यादा मुश्किल कुछ है नहीं। देखो बेटा मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ, मान लो बेटा आपने गरम गरम पतीले पे हाथ दे के मारा, है ना, पीछे से मम्मी चिल्लाई, क्या कर दिया नालायक ठीक है। अब सुनो है ना, मान लो बेटा आपने किसी गरम चीज पे हाथ लगा दिया एकदम। आप मुझे ये बताओ कि एकदम अब आपकी बॉडी क्या करेगी, है ना, आप क्या करोगे, आपकी बॉडी क्या करेगी? अरे मैम गरम है, हाथ पीछे हटा लेंगे। एग्जैक्टली आपका क्या रिस्पॉन्स होगा बेटा ऐसी सिचुएशन में? ऐसी सिचुएशन में आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? मैम हम अपना हाथ वहां से विड्रॉ कर लेंगे, या फिर हम ये बोल सकते हैं हम अपना हाथ वहां से रिमूव कर लेंगे। तो रिमूवल ऑफ हैंड क्या है इस कंडीशन में, सिचुएशन में एक रिस्पॉन्स आएगा कि हम अपने हाथ रिमूव कर लिया। वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ बेटा इस समय पे इस सिचुएशन में आपकी बॉडी के लिए स्टिमुलस क्या था? आपकी बॉडी ने इस सिचुएशन में क्या सेंस किया? मैम हीट सेंस करी। वेरी गुड। तो हीट क्या हो गई? हीट बेटा स्टिमुलस हो गया इस कंडीशन में। इस सिचुएशन में क्या हो गया बेटा? इस सिचुएशन में हीट स्टिमुलस हो गया। अब मुझे ये बताओ बेटा हीट को किसने सेंस किया होगा? मैम हमारी स्किन में
हमारी स्किन में जो थर्मो रिसेप्टर रहे होंगे ना, उन्होंने हीट को सेंस किया होगा। वेरी गुड। इफेक्टर क्या है? देखो बेटा, ऐसा कोई टिश्यू, ऐसा कोई ऑर्गन, ऐसी कोई भी चीज जिसकी वजह से रिस्पॉन्स आया हो। रिस्पॉन्स क्या था? रिमूवल ऑफ हैंड। हाथ हटा लिया, हाथ पीछे कर लिया, हाथ हटा लिया। हाथ जब पीछे हटाया, किसकी वजह से हटाया? हाथ में ऐसा क्या है जिसकी वजह से मूवमेंट हुई होगी? मूवमेंट किस वजह से होती है? क्लास 9 का टॉपिक है, थोड़ा तो डरो, थोड़ा तो डरो। गलत आंसर कर रहे हो, है ना? हाथ किस वजह से मूव हुआ होगा? हाथ मसल की वजह से मूव हुआ होगा। तो मूवमेंट क्या है बेटा? हाथ की मूवमेंट एक रिस्पॉन्स है। हाथ मूव कर गया, हाथ मूव कर गया, क्या है? रिस्पॉन्स है। हाथ की मूवमेंट किसकी वजह से हुई? मसल। तो मसल क्या कहलाएगा बेटा? मसल क्या कहलाएगा? मसल ऑफ हैंड। मसल क्या कहलाएगा बेटा? मसल यहां पे इफेक्टर कहलाएगा, क्योंकि मसल मूव हुई तो जाके रिस्पॉन्स आया ना। मसल मूव हुई, मसल ने काम किया, मसल ने काम किया, तब जाके रिस्पॉन्स आया। अगर मसल ना मूव हुई होती, मसल ने अपना काम ना करा होता, तो क्या हमारा हाथ पीछे हो पाता? नहीं, क्योंकि कोई भी मूवमेंट होती है कौन कराता है बेटा? मसल कराती है। तो अलग अलग केस में अलग अलग क्या होते हैं? स्टिमुलस, रिसेप्टर, इफेक्टर, रिस्पॉन्स। ठीक है, जैसे कि आपको मैं एक एग्जाम्पल और देती हूं। मान लो बेटा आप चलते जा रहे थे, है ना? पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, उई कांटा चुभा, हाय चुभा, है ना? तो अब क्या होगा? आप क्या करोगे? आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? पहले ये बताओ। अरे मैम एकदम कूद के पीछे हो जाएंगे। रिस्पॉन्स क्या हुआ? यू विल जंप, है ना? यू विल जंप। रिस्पॉन्स क्या हुआ? यू विल जंप। अब मुझे ये बताओ स्टिमुलस क्या होगा? टेक योर टाइम। स्टिमुलस क्या था? क्या सेंस हुआ आपकी बॉडी को? कुछ गर्म चीज महसूस हुई? नहीं मैम। कोई स्मेल आई? नहीं मैम। मैम दर्द हुआ? मैम पेन हुआ? एग्जैक्टली। स्टिमुलस क्या होगा? पेन। अब मुझे बताओ पेन को किसने सेंस किया होगा? नोसिसेप्टर्स। वेरी गुड। तो यहां पे नोसिसेप्टर आ गया। ठीक है, आपने एकदम जंप करी, मूवमेंट करी। मूवमेंट किसने कराई? लेग्स की मसल ने। वेरी गुड, समझ गए? तो इफेक्टर क्या हो गया? हमारे लेग्स की मसल। तो बेटा ये टर्म्स हैं, ये आगे आएंगे, आपको किताब में भी दिखेंगे, आपको पेपर में भी दिखेंगे। घबराना नहीं है, डरना नहीं है बेटा। सारी चीजों की यहां पर डेफिनेशन दी हुई है, समझ आपने लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, यहां पे मैंने क्या बनाया? एक चार्ट बनाया, है ना? छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम कि भाई सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे कि ऑर्गेनिज्म हम हैं, हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, राइट? अलग अलग सिस्टम है। तो यहाँ पे हमने नर्वस सिस्टम लिख दिया, और हमें ये भी पता है नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बनता है? ऑर्गन से मिलकर बनता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में? वेरी गुड। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, वो अलग अलग ऑर्गन, जैसे कि ब्रेन, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड, इनसे मिलकर बना हुआ है। और अगर मैं ये बोल रही हूं कि ये ऑर्गन है, दैट मीन्स ये किसी टिश्यू से मिलकर बने होंगे, है ना? क्योंकि टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। तो भाई कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में? कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है? तो भाई जो टिश्यू हमारे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है, उस टिश्यू का नाम होता है नर्वस टिश्यू। उस टिश्यू का नाम होता है नर्वस टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू किससे मिलकर बना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जो सेल बार बार के हमारे नर्वस टिश्यू के अंदर पाया जाता है, उस सेल का नाम है न्यूरॉन, या फिर नर्व सेल। क्या है भाई? ये एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल क्या नाम है? न्यूरॉन। ठीक है, एक न्यूरॉन को बेटा हम नर्व सेल भी बोलते हैं। एक टिपिकल सिंगल नर्व सेल ऐसा दिखता है। मैम ये एक सिंगल सेल है? यस, एक सिंगल सेल है बेटा। ये एक न्यूरॉन कुछ ऐसा दिखता है, न्यूरॉन को ही नर्व सेल बोलते हैं। और जब ऐसे बहुत सारे सेल एक दूसरे के साथ ग्रुप बनाते हैं तो क्या बनता है? टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। तो ऐसे जब बहुत सारे न्यूरॉन एक साथ जुड़ते हैं तो क्या बनता है बेटा? नर्वस टिश्यू।
नर्वस टिश्यू है, टिश्यू जुड़ जुड़ के क्या बनाएगा? ऑर्गन, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड किसका पार्ट है? नर्वस सिस्टम का। तो हमें ये बात समझ आ गई कि अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें, उसको तोड़ते जाएं तो मेन काम वहां पर जो ट्रांसफर करने का है मैसेज को, सिग्नल को, वो कौन करता है बेटा? वो न्यूरॉन या नर्व सेल करता है। बट मैम अभी तो आपने बोला कि नर्व्स करती हैं, नर्व्स यहां से इंफॉर्मेशन लेकर जाएंगी। अरे बेटा जी, नर्व्स को खोलो, अंदर क्या निकलेगा? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के अंदर क्या निकलेगा? न्यूरॉन, नर्व सेल। समझे? हाँ, तो अब बेटा हमें न्यूरॉन या नर्व सेल की बात करनी है। न्यूरॉन नर्व सेल एक स्पेशलाइज सेल है जिसका काम क्या है? उससे पूछो भाई तू क्या काम करता है, वो कहेगा मैं बहुत स्पेशल काम करता हूँ। अरे भाई क्या काम करता है बता दे। अरे भाई मैं इंफॉर्मेशन को उठाता हूँ, स्पाइनल कॉर्ड के पास लेकर जाता हूँ, मैं इंफॉर्मेशन को उठाता हूँ, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक लेकर जाता हूँ। तो मैं बहुत स्पेशल काम करता हूँ। क्या काम करता हूँ? ट्रांसमिशन करता हूँ। किसका? मैसेज का, सिग्नल का। सही बात है, ठीक है। अब ये एक ऐसा सेल है जो काफी लंबा होता है, राइट? दे कैन बी द लॉन्गेस्ट सेल्स इन द बॉडी। एक न्यूरॉन 1 मीटर लंबा तक भी हो सकता है, ठीक है। अब ये जो हम सेल की बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के हिसाब से भी, राइट? एक टिपिकल न्यूरॉन बेटा कुछ इस तरीके का दिखता है। देखो इसके पार्ट्स को हम यहाँ पर देखते हैं, समझते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले आप ध्यान देंगे इस पार्ट पे। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। ये जो है बेटा, इस पार्ट को हम सेल बॉडी बोलते हैं क्योंकि यहीं पर न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूरॉन का न्यूक्लियस यहीं पर होता है। ये सारा साइटोप्लाज्म है जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी है ना, ये सब चीजें पाई जाती हैं। न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म को एक स्पेशल नाम दिया गया है न्यूरोप्लाज्म, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा? ब्रॉड पार्ट, चौड़ा सा थोड़ा सर्कुलर पार्ट जो होता है न्यूरॉन का, इसको हम सेल बॉडी या फिर साइटॉन भी बोलते हैं। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा तो आप देखेंगे यहां पर आपको कुछ ब्रांच दिख रही है। तो बेसिकली बेटा यहां से साइटोप्लाज्म थोड़ा बाहर की तरफ निकल गया है और ब्रांच स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ये जो आपको ब्रांच स्ट्रक्चर दिख रहे हैं सेल बॉडी से, ये जो बाहर निकलते हुए ब्रांच स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। तो ये सेल बॉडी हो गई और ये ब्रांच निकल रही हैं जो सेल बॉडी से, ये क्या हो गई? डेंड्राइट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे एक लंबी सी पूंछ होती है जिसका नाम होता है एक्सॉन, जिसका नाम होता है एक्सॉन। अब जहां पे एक्सॉन खत्म होती है तो वहां पर आप देखोगे यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आखिरी में आकर ये भी डिवाइड हो गया है, इसकी भी ब्रांच निकल गई है, ठीक है। तो ये लंबी सी पूंछ का नाम है एक्सॉन। और एक्सॉन का ये जो आखिरी वाला हिस्सा है, एक्सॉन का बेटा ये जो आखिरी वाला हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि नर्व सेल का एंड वाला पार्ट है ना, नर्व सेल का बिल्कुल आखिरी पार्ट है, एंडिंग वाला पार्ट है, तो नर्व एंडिंग बोल दिया। अब इसको कई बारी एक्सोनल एंड भी बोलते हैं क्योंकि एक्सॉन का आखिरी वाला पार्ट तो एक्सोनल एंड। तो एक ही पार्ट के बेटा एक से ज्यादा नाम भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा सेल बॉडी को साइटोन या सोमा भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या क्या पार्ट्स हो गए बेटा? क्या क्या पार्ट्स हो गए? ये हमारा हो गया बेटा डेंड्राइट्स, है ना, ये जो ब्रांच निकल रही है, ये वाला पार्ट हो गया बेटा सेल बॉडी। सेल बॉडी में न्यूक्लियस होता है और ये सारा साइटोप्लाज्म है। ये लंबी सी पूंछ हो गई एक्सॉन और ये आखिरी में जो ब्रांचेस निकल रही हैं बेटा, ये हो गई नर्व एंडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हर पार्ट का अपना एक स्पेशल काम है, हर पार्ट का यहाँ पर क्या है बेटा? एक स्पेशल काम है। चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है बेटा, जैसा कि हमने कहा न्यूरॉन का काम है इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, तो वो सिग्नल को आगे ट्रांसफर करने का काम करता है ना। तो उसके पास कोई इंफॉर्मेशन आती है वो खुद लेता है और उसको आगे भेज देता है, इंफॉर्मेशन आती है उसको लेता है और आगे भेज देता है। तो सबसे पहले जब उसके पास इंफॉर्मेशन आती है तो कहाँ आती है, कौन रिसीव करता है? तो ये जो पार्ट है ना बेटा, जिसको हमने बोला है डेंड्राइड, वेरी गुड, राइट। तो बेटा सबसे पहले इस डेंड्राइड को क्या मिलता है? सिग्नल मिलता है, मतलब इंफॉर्मेशन मिलती है सिग्नल की फॉर्म में। तो सबसे पहले उसको रिसीव करता है डेंड्राइड। अब डेंड्राइड उसको बाद में किसको दे देता है बेटा? सेल बॉडी को दे देता है। किसको दे देता है? सेल बॉडी को। सेल बॉडी आगे किसको दे देती है बेटा? एक्सॉन को। और एक्सॉन किसको दे देता है बेटा? नर्व एंडिंग को दे देता है। तो पेपर में कई बारी आता है कि बताओ कौन करता है इंफॉर्मेशन को रिसीव सबसे पहले? अगर न्यूरॉन का काम इंफॉर्मेशन को, सिग्नल को आगे पास करने का है तो सबसे पहले रिसीव कौन करता है? सबसे पहले रिसीव करते हैं बेटा ये ब्रांच जैसे स्ट्रक्चर्स जिनका नाम होता है डेंड्राइट। तो सबसे पहले डेंड्राइट को मिलता है। डेंड्राइट किसको देता है? सेल बॉडी को देता है।
सेल बॉडी किसको देता है? एक्सॉन को, और एक्सॉन किसको देता है? नर्व एंडिंग को। ठीक है, ये सारी चीजें बेटा जो मैंने बोली यहाँ पर लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट है। ये टेबल ऐसी की ऐसी बेटा छप जानी चाहिए आपके नोट्स में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब बेटा जब मैं न्यूरॉन की बात करती हूं तो प्लीज डू अंडरस्टैंड यहाँ पे दो टर्म्स है, एक है साइनैप्स, एक है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, समझ ही नहीं आता क्या है साइनैप्स, क्या है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एक एक करके समझेंगे। ठीक है बेटा, देखो मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, है ना। ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है ना। ऐसे नहीं देख सकते तो भाई ऐसे देखो, ये देखो, है ना। दिस इज मोर ब्यूटिफुल वे नहीं, सब कुछ ब्यूटीफुल है। देखो बेटा, आप देखो यहाँ पे आपको कितने न्यूरॉन दिख रहे हैं? एक न्यूरॉन, दो न्यूरॉन, तीन न्यूरॉन, है ना। आप एक चीज नोटिस करो बेटा, यहाँ पर न्यूरॉन ना आपस में चिपके नहीं हुए हैं। इस वाले न्यूरॉन और इस वाले न्यूरॉन के बीच में एक गैप है। हाँ मैम सही बात है, इस वाले न्यूरॉन और इस वाले न्यूरॉन के बीच में गैप है, राइट। इस गैप का एक नाम है, इस गैप का एक नाम है। अच्छा, दो न्यूरॉन कभी भी चिपके हुए नहीं होते बेटा, हमेशा उनके बीच में छोटा सा निन्नू मिन्नू सा तुम्हारे जैसा छोटा सा क्या होता है? गैप होता है ना। एंड दैट गैप इज नोन एज साइनैप्स, दैट गैप इज नोन एज साइनैप्स। तो मान लो बेटा ये एक न्यूरॉन है, मान लो बेटा ये दूसरा न्यूरॉन है, और आप ये देखो बेटा इन न्यूरॉन के बीच में गैप है, इन दोनों न्यूरॉन के बीच में एक गैप है। तो एक माइक्रोस्कोपिक गैप जो होता है दो न्यूरॉन के बीच में, इस गैप को हम बोलते हैं साइनैप्स, इस गैप को हम बोलते हैं साइनैप्स। ठीक है, और यहां पर एक पॉइंट है, अभी इस पे स्टार लगा लो, इस पे डिस्कशन करेंगे कि वो जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। इसके बारे में आगे करेंगे बात, टेंशन नहीं लेने का। फिर आ जाता है बेटा हमारा सेकंड टर्म जिसका नाम है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। भाई न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को शॉर्ट फॉर्म में NMJ बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन NMJ बोलते हैं। अब ये है क्या? देखो बेटा, हमारे न्यूरॉन के डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन, नर्व एंडिंग, बहुत सारे पार्ट हैं। ठीक है, अब ये भी समझना पड़ेगा कि भाई हमारी बॉडी में कितना कुछ है और सब एक साथ अंदर अंदर फंसा पड़ा है हमारी बॉडी में, कितना कुछ है ना। अब भाई ऐसी भी कुछ जगह है जहां पर ये देखने को मिलता है कि हमारे न्यूरॉन की नर्व एंडिंग, न्यूरॉन का क्या? न्यूरॉन की नर्व एंडिंग। तो मान लो बेटा ये एक्सॉन है ना, मान लो ये मेरा हाथ क्या है? एक्सॉन है। ऐसे इमेजिन करो मेरा हाथ ये क्या है? एक्सॉन है, और ये उसका आखिरी वाला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं नर्व एंडिंग। देखो ऐसे इमेजिन करो, ये क्या हो गया? एक्सॉन मेरा हाथ, और आखिरी में ये क्या हो गया? ये नर्व एंडिंग हो गई, है ना। तो बेटा वो पॉइंट जहां पे नर्व एंडिंग क्या हो जाए? मसल को टच कर जाए, है ना। ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, ये मसल है, ये मसल है, मसल को जहां पे नर्व एंडिंग क्या कर जाए? टच कर जाए, जहां पे मसल और नर्व एंडिंग एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए, जहां पे ये दोनों एक दूसरे को टच कर जाए, दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जंक्शन सुना है ना, रेलवे वेलवे हम बोलते हैं जंक्शन है भाई, जहां पे दो पटरियां आपस में एक दूसरे को टच या क्रॉस करती हैं, जंक्शन होता है। बिल्कुल वैसे ही बेटा जी, जहां पे मसल और क्या होती है? हमारे न्यूरॉन की नर्व एंडिंग एक दूसरे को टच करती है, दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो बेटा अगर मैं बोलूं कि ये नर्व एंडिंग है, ये मसल है, तो यहां पे ये दोनों क्या कर रहे हैं बेटा? एक दूसरे को टच कर रहे हैं, है ना। मान लेते हैं यहां पर क्या कर रहे हैं बेटा? ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। सो दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विल बी नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, डेफिनेशन रीड करो। पॉइंट ऑफ जंक्शन बिटवीन नर्व एंडिंग ऑफ अ मोटर न्यूरॉन एंड मसल। मैम ये तो समझ आ गया नर्व एंडिंग, बट मोटर न्यूरॉन क्या है? वेट करिएगा, थोड़ा वेट करिएगा, हम समझाइएगा, थोड़ा वेट करिएगा, है ना। मैं आपको समझाऊंगी बेटा, बट अभी थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, चलो अब मैं क्या कर रही हूँ बेटा? मैं वापस आ रही हूँ, है ना। मोटर न्यूरॉन में आपको बताऊंगी, मैं वापस आ रही हूँ बेटा यहाँ पर, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है साइनैप्स पे। इसका क्या मतलब है? थोड़ा सा ध्यान से बेटा इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो, है ना, सबसे पहले बेटा आप इस बात को समझिए कि हमारा न्यूरॉन क्या कर रहा है। हमारा न्यूरॉन क्या कर रहा है? हमारा न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पास कर रहा है ना। क्या कर रहा है? एक जगह से दूसरी जगह पास कर रहा है। अब बेटा ये जो इंफॉर्मेशन होती है, ये इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह जाती है। मतलब बेटा आप इस चीज को समझो,
ठीक है, मान लो बेटा इंफॉर्मेशन आई है ना, कौन रिसीव करेगा? डेंड्राइट करेगा। अब डेंड्राइट को जैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी बेटा, यहां पर क्या होगा? एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहां जाएगा बेटा? सेल बॉडी के पास जाएगा। सेल बॉडी किसको देगा? एक्सॉन को देगा। एक्सॉन आगे 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 आगे, यार ये डायग्राम गलत है बेटा, आप ये मत देखो, है ना, दिस इज अ रॉन्ग डायग्राम, गलत लेबलिंग हुई हुई है, विल डिलीट दिस। ठीक है, ये आ जाओ, इस पे आ जाओ, दिस इज करेक्ट, है ना। ठीक है, चलो सुनो, देखो बेटा दोबारा से देखेंगे, है ना। तो सिग्नल मिला किसको बेटा? इसको, डेंड्राइट को। जान रहे हो ना बेटा, डेंड्राइट ने सिग्नल रिसीव किया, आगे सेल बॉडी को दिया, सेल बॉडी ने एक्सॉन को दिया, और इसने किसको दिया? नर्व एंडिंग को दिया। बेटा सिग्नल इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आगे 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 जाता है। ठीक है, अब दिक्कत ये है कि भाई आगे खाली जगह है। आप ऐसे सोचो कि तार में से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है भाई, और अगर मैं तार को काट दूं तो इलेक्ट्रिसिटी आगे जा पाएगी क्या? नहीं जा पाएगी। करंट आगे फ्लो नहीं कर पाएगा, क्योंकि बीच में तो ब्रेक आ गया, तार कट गई तो आगे जा पाएगा करंट? नहीं जा पाएगा। बिल्कुल वैसे ही हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे 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 जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, उप्स, आगे तो खाई है, हाँ मैं तो आगे कैसे जाऊं, खाली जगह है, हाँ मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, है ना। तो दिमाग चलाता है, क्या करता है वो? जैसे ही बेटा सिग्नल यहां पर पहुंचता है ना, नर्व एंडिंग पर, इस पोर्शन पर, आखिरी पोर्शन पे जैसे ही सिग्नल पहुंचता है, तो वो क्या करता है? नर्व एंडिंग को बोलता है, हमारी मदद करिएगा दीदी जी, हमको आगे सिग्नल पहुंचाना है, आगे हमको सिग्नल पहुंचाना है, हम आगे नहीं जा सकते, आगे खाली जगह है, हमारी हेल्प करिए, है ना। तो नर्व एंडिंग क्या करती है? नर्व एंडिंग के अंदर ना बहुत सारे केमिकल स्टोर्ड होते हैं, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ना, इन पार्ट के अंदर बहुत सारे केमिकल स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे ही बेटा सिग्नल आता है आता है आता है आता है, यहां पर पहुंचता है, तो नर्व एंडिंग क्या करती है? नर्व एंडिंग अपने उन केमिकल्स को बाहर रिलीज कर देती है। नर्व एंडिंग क्या करती है बेटा? अपने उन केमिकल्स को बाहर रिलीज कर देती है। बेटा इन केमिकल्स का नाम होता है, इन केमिकल्स का नाम होता है, केमिकल्स का नाम होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। वर्ड को तोड़ दो, वर्ड को तोड़ दो। न्यूरो मतलब न्यूरॉन, ट्रांसमीटर मतलब जो ट्रांसफर कराए। तो यहां पर बेटा ध्यान से सुनेंगे, यहां पर बेटा जैसे ही सिग्नल पहुंचा, उस सिग्नल की वजह से नर्व एंडिंग में से कुछ केमिकल्स रिलीज होना शुरू हुए, और रिलीज होकर बेटा वो कहां आ गए? साइनैप्स पे आ गए। अब साइनैप्स पे बेटा ये क्या होता है? ये केमिकल दूसरे वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट की तरफ भागते हैं, और डेंड्राइट को जाकर सिग्नल दे देते हैं, इंफॉर्मेशन दे देते हैं। फिर अगेन बेटा डेंड्राइट पे जैसे ही सिग्नल आता है, वो आगे सेल बॉडी को दे देता है, सेल बॉडी एक्सॉन को दे देता है, एक्सॉन नर्व एंडिंग को दे देता है। नर्व एंडिंग को जैसे ही पता चलता है कि सिग्नल आ गया है, वो यहां से अपने केमिकल रिलीज करा देता है। केमिकल का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल दूसरे वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट की तरफ सिग्नल को लेकर भागते हैं, एंड सो ऑन ये चीज चलती रहती है जब तक हमारा सिग्नल वहां ना पहुंच जाए जहां पे हमें उसे पहुंचाना था। ठीक है बेटा, अब यहां पर आपने देखा कि ये जो मैंने ब्लू से बनाया, ये सब क्या है बेटा? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, यहाँ पे सब इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सिग्नल आगे जा रहा है। ये जो मैंने लाल लाल बनाया, ये क्या है बेटा? केमिकल है, तो केमिकल सिग्नल। तो जो सिग्नल बेटा या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रही है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जब इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई सिग्नल के फॉर्म में, तो दो तरीके के सिग्नल्स क्या थे? इन्वॉल्व थे। दो तरीके के सिग्नल्स क्या थे बेटा? इन्वॉल्व थे। एक था इलेक्ट्रिकल सिग्नल और एक था केमिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल, केमिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, केमिकल सिग्नल। मैंने आपको पीछे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया है बेटा, पेपर में क्वेश्चन बनता है, पेपर में, है ना, बोर्ड के पेपर में बेटा क्वेश्चन आया था, बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया था कि कौन सा पार्ट होता है जहां पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है? आंसर है बेटा साइनैप्स, आंसर है साइनैप्स। साइनैप्स में क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल, हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या होता है बेटा? केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है ना, केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ। इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल, केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, अब यहां पर एक और टर्म है जिसका नाम है नर्व इम्पल्स। अब ये क्या है ना? मैं ऐसे खड़ी थी, मैंने पूछा और न्यूरॉन क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं तो
सिग्नल को कैरी कर रहा हूं, मैं तो सिग्नल को आगे पास कर रहा हूं। उसने कहा कि मैं तो सिग्नल को पास कर रहा हूं। मैंने कहा ओके नाइस गुड जॉब, ठीक है। मैंने थोड़ी देर बाद फिर पूछा और न्यूरॉन भाई साहब क्या चल रहा है? उसने कहा मैं नर्व इंपल्स का ट्रांसफर करा रहा हूं। मैंने कहा अरे बाप रे, बड़ा ही अंग्रेजी टर्म बोल दिए हैं ये क्या होता है, नर्व इंपल्स क्या होता है ना? तो उसने कहा अरे मैडम एक ही बात है ना, हम ये भी बोल सकते हैं कि देखो देखो न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को लेकर आगे जा रहा है। हम ये भी बोल सकते हैं देखो देखो न्यूरॉन सिग्नल को आगे लेकर जा रहा है। हम ये भी बोल सकते हैं कि देखो देखो न्यूरॉन नर्व इंपल्स का ट्रांसफर करा रहा है। तो जब न्यूरॉन मैसेज को सिग्नल को आगे पास करा रहा होता है तो हम बोलते हैं नर्व इंपल्स जा रही है। हम बोलते हैं देखो देखो नर्व इंपल्स जा रही है, समझ गए? और नर्व इंपल्स दो फॉर्म में रहती है। नर्व इंपल्स दो फॉर्म में रहती है। नर्व इंपल्स सिग्नल, सिग्नल दो फॉर्म में रहता है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल और एक केमिकल सिग्नल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। एनसीईआरटी में बच्चे ढूंढते रह जाते हैं, मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहां लिखा है, बट लिखा है, मैंने बता दिया लिखा है तो तुम पढ़ लेना, ठीक है। मैम पेपर में आ गया तो कैसे लिखेंगे? जिसकी क्लास में हो, समृद्धि मैम की क्लास में, तब हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से आप क्या करोगे, अपना आंसर लिखोगे, फ्लो चार्ट फॉर्म में भी लिख कर आओगे तो पेपर में मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है जो मैंने आपको पीछे बताया समझाया, इस तरीके से आपको लिख कर आना है। नोट में, है ना, अपने नोट्स में चिपका दीजिएगा, प्रिंट आउट निकाल के नहीं बेटा, ऐसे देख देख कर समझ समझ कर लिखना है, ठीक है। और ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। चलिए अभी मैंने पीछे एक टर्म यूज किया जिसका नाम था क्या, जिसका नाम था न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। और समझ ही नहीं आया, ट्रुम ट्रुम ट्रुम, मोटर बाइक वाला मोटर न्यूरॉन, क्या हो रहा है मैम, ये क्या हो रहा है, व्हाट इज मोटर न्यूरॉन? न्यूरॉन समझ गए, न्यूरॉन एक सेल होता है, राइट। अब न्यूरॉन के भी टाइप्स हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर या रिले न्यूरॉन, और एक है मोटर न्यूरॉन, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। देखो बेटा, अरे हम पेन क्यों रख दिए, है ना, देखो बेटा, देखो देखो ध्यान से सुनो। सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जो हमारी बॉडी में सिग्नल को, मैसेजेस को ट्रांसफर कराते हैं। कहां से कहां? अगर कोई भी मैसेज सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेकर जाना है या ब्रेन की तरफ लेकर जाना है तो वो काम कौन करता है? सेंसरी न्यूरॉन। ये क्या करते हैं बेटा? रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को उठाई और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेकर भाग लिए, है ना। सेंसरी न्यूरॉन से पूछा अरे कहां लेकर जा रहे हो इंफॉर्मेशन को, तो सेंसरी न्यूरॉन कहता है अरे मैं स्पाइनल कॉर्ड के पास जा रहा हूं, मैं ब्रेन के पास लेकर जा रहा हूं इस इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन उनको मिलती है, जो भी सिग्नल उनको मिलता है, उनको लेकर धुन 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 करके भागते हैं किसकी तरफ? स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन की तरफ, ठीक है। चलो सेकंड, मोटर न्यूरॉन, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मोटर न्यूरॉन, है ना। तो मोटर न्यूरॉन जा रहा है इंफॉर्मेशन लेकर। मैंने पूछा अरे मोटर न्यूरॉन कहां जा रहे हो, सिग्नल लेकर कहां जा रहे हो, इंफॉर्मेशन लेकर कहां जा रहे हो? तो मोटर न्यूरॉन कहता है ये इंफॉर्मेशन मुझे स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन ने दी है, पर जा कर रहे हो, मैं ये इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से उठाकर, ब्रेन से उठाकर किसी और बॉडी ऑर्गन की तरफ लेकर जा रहा हूं, ठीक है, किसी और बॉडी ऑर्गन की तरफ लेकर जा रहा हूं। तो मान लो बेटा मेरे स्पाइनल कॉर्ड ने या ब्रेन ने, मान लेते हैं ब्रेन ने कोई इंफॉर्मेशन लेग की मसल तक पहुंचानी है, तो पता है क्या होगा? ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को देगा, स्पाइनल कॉर्ड ये इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन को देगा, और मोटर न्यूरॉन उसको टुन 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 करके पैर की मसल तक पहुंचाएगा, ठीक है। अगर उल्टा करना होता तो पैर की मसल ये इंफॉर्मेशन किसको देती? सेंसरी न्यूरॉन को। सेंसरी न्यूरॉन किसको देता? स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड किसको देती? ब्रेन को, ठीक है। तो बॉडी ऑर्गन, कोई और बॉडी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक जा रही है तो सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन से कोई इंफॉर्मेशन किसी और बॉडी ऑर्गन तक जा रही है तो मोटर न्यूरॉन। तो इन भाई साहब जी का क्या काम है? इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन क्या होता है ना। दिस इज जस्ट लाइक अ आंटी जी, है ना, जो मोहल्ले की आंटियां होती हैं, इधर से सारी गॉसिप ली, अच्छा ओहो, अच्छा ओहो, है ना, सारी इंफॉर्मेशन ले ली, है ना। थोड़ी देर बाद आपको पता है, मुझे एक बात पता चली है, आपको बताती हूँ, है ना। तो इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन एक्चुअली में बेटा मेनली हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में पाए जाते हैं, और इनका काम क्या है? सेंसरी न्यूरॉन जो भी इंफॉर्मेशन लेकर आया है अलग अलग बॉडी पार्ट से, उसको लेता है और उसको प्रोसेस करके उस इंफॉर्मेशन को आगे पास ऑन कर देता है मोटर न्यूरॉन को। तो रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन का काम है इधर से इंफॉर्मेशन लेना और इधर ट्रांसफर करना, इधर से लेना इधर ट्रांसफर करना, ठीक है। तो ये हो गए बेटा हमारे 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं बेटा हम बहुत ही सिंपल सा टॉपिक पे जिसका नाम है नर्वस एक्शंस। तुम सिर्फ एक्शन पे ध्यान दो। देखो बेटा हमारी बॉडी के अंदर मेनली 3 तरीके के एक्शंस या मूवमेंट्स होते हैं,
एक होते हैं वॉलेंट्री, एक होते हैं इनवॉलेंट्री और एक होते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस या रिफ्लेक्स मूवमेंट। ठीक है, पहले वॉलेंट्री के बारे में बात करते हैं। भाई ऐसी कोई भी चीज जिसको मैं अपनी मर्जी से स्टार्ट कर सकती हूँ, अपनी मर्जी से रोक सकती हूँ, ठीक है, जिनको मैं अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकती हूँ, वो सारी एक्टिविटीज, मूवमेंट्स या एक्शंस वॉलेंट्री एक्शन मूवमेंट कहलाते हैं। जैसे कि बेटा इन सबको कंसीडर करो, वॉक करना, लिखना, डांस करना, जंप करना। मैं अपनी मर्जी से लिख रही हूँ, मेरा मन कर रहा है, नहीं कर रहा, मैं रुक गई। अपनी मर्जी से वॉक कर रही हूँ, मन नहीं कर रहा, रुक गई। अपनी मर्जी से क्या कर रही हूँ बेटा, मैं जंप कर रही हूँ, नहीं मन कर रहा, मैं रुक गई। ठीक है, तो ऐसे एक्शन जिनको मैं अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकती हूँ, हाँ, जब मैं चाहूँ स्टार्ट करूंगी, जब मैं चाहे रुक जाऊंगी, ऐसे सारे एक्शन या मूवमेंट्स को हम वॉलेंट्री एक्शन या मूवमेंट्स बोलते हैं। और ठीक है, याद रखेंगे बेटा, यहां पर थिंकिंग इन्वॉल्व है। थिंकिंग इन्वॉल्व का मतलब मैंने सोचा कि मुझे लेफ्ट या राइट मूव करना है, तो मैंने सोचा और मैंने कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे थिंकिंग इन्वॉल्व है। और जहां पे भी थिंकिंग इन्वॉल्व होगी, ऑब्वियस सी बात है, वहां पे ब्रेन भी काम करेगा। तो यहाँ पे ब्रेन क्या करता है, इन एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। फिर आ जाते हैं बेटा इनवॉलेंट्री एक्शंस या मूवमेंट। सबसे अच्छा एग्जांपल है, चलो गाइस मिलके अपने दिल को समझाते हैं, सोचते हैं कि काश मेरा हार्ट थोड़ी देर के लिए रुक जाता, उसकी यादों से मैं बच पाता, मेरा हार्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है। क्या ये बात सच है? एक्चुअली ये बात सच है ना, हार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैं सोच रही हूँ, लेट मी थिंक, मैं सोच रही हूँ मेरा हार्ट रुक जाए, मेरा हार्ट रुक जाए, मेरा हार्ट रुक जाए, अरे नहीं रुक रहा मैम। एग्जैक्टली, क्योंकि जो हार्ट की मूवमेंट है, जो पंपिंग कर रहा है हमारा हार्ट, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऐसे एक्शन जिनको मैं अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकती, वो होते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन या मूवमेंट। ठीक है, मैं सोच रही हूं पर मैं उसको कंट्रोल कर पा रही हूं, नहीं कर पा रही, तो मेरे सोचने से भी कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे वाले एक्शंस में बेटा थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है ना। मैं सोचूं कि मेरा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होना शुरू हो जाए या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होना रुक जाए, मेरे सोचने से कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो वॉलेंट्री एक्शन या मूवमेंट वो मूवमेंट होते हैं जिनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। यहां पर थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है। बट वेट 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 गाइस, यहां पर ब्रेन इन्वॉल्व होता है? एग्जैक्टली, अभी हम आगे पढ़ेंगे। जैसे बेटा हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। तुम अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो? नहीं मैम, नहीं बढ़ा सकते। एग्जैक्टली, बट आपको पता है तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़वाने का है, कम करवाने का काम कौन कर रहा है? ब्रेन। ठीक है, तो ये वाले एक्शंस हो गए हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस या मूवमेंट, जैसे कि हमारा पंपिंग ऑफ ब्लड बाय हार्ट हो गया, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो गया, हमारी ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन हो गया। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं बेटा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर विच इज रिफ्लेक्स एक्शन। भाई रिफ्लेक्स एक्शन से पेपर में क्वेश्चन आता है। अब रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स मूवमेंट होता क्या है, देखो बेटा समझने की कोशिश करेंगे। कोई बहुत ही गरम गरम कप है ना, आपको नहीं पता, आपने क्या किया, आपने एकदम से टच किया, अब क्या होगा? हम थोड़ी देर वेट करेंगे, थोड़ी वेट करेंगे, मजा आ रहा है, हाथ जल रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर आपको नहीं पता कोई चीज बहुत ज्यादा गर्म है, आपने एकदम से टच किया, तो क्या होगा मैम? एकदम से हाथ पीछे हो जाएगा। एग्जैक्टली, क्या होगा? एकदम, एकदम मतलब सडनली, सडनली बिना सोचे समझे आपकी बॉडी आपसे क्या कराएगी? आपसे एक रिस्पॉन्स कराएगी, आपसे एक एक्शन कराएगी, आपसे एक मूवमेंट कराएगी। उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये जो एकदम से हाथ पीछे हुआ, ये जो एकदम से क्या हुई बेटा? मूवमेंट हुई, इसी मूवमेंट को हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन और मूवमेंट क्या है बेटा? बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे, सडनली, है ना, बिना सोचे समझे किए गए सडनली जो मूवमेंट होती है बॉडी की, उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन या मूवमेंट बोलते हैं। ये हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होती, यानी कि हम इनको सोच समझ के नहीं कर रहे हैं, हम इनको अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, हमारी बॉडी हमसे एकदम करा रही है। ये सारे एक्शन या मूवमेंट रिफ्लेक्स एक्शन कहलाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, क्या आपने सोचे समझ के करा? नहीं, एकदम से हो गया, सोचने का तो टाइम ही नहीं मिला। एग्जैक्टली, यहाँ पे थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती और यहाँ पर ब्रेन का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो मैम ये कौन कराता है? भाई लिख लो, बहुत जरूरी। हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं बेटा, वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड कराती है। कौन कराता है? स्पाइनल कॉर्ड कराती है। ठीक है, तो ब्रेन कुछ नहीं करता, बाद में थोड़ा बहुत रोल आता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन समझ आ गया बेटा, इंपॉर्टेंट है, एकदम से, है ना। क्या है बेटा? ठीक है, इनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये क्या है? सडन मूवमेंट जो कि हमारी बॉडी करती है। अच्छा, क्यों करती है हमारी बॉडी? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। हमारी बॉडी ना हार्मफुल स्टिमुलस से हमें बचाना चाहती है। हमारी बॉडी को पता है यार, अपनी इतनी गर्म चीज पे हाथ लगा दिया, इससे हार्म हो सकता है, तो हमारी बॉडी हमें बचा रही है, हमारी बॉडी हमें प्रोटेक्ट कर रही है। तो हमारी बॉडी हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमसे वाली मूवमेंट और एक्शन कराती है।
ठीक है, चलो जब हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात करते हैं, जैसे कि बेटा हमने पहला एग्जांपल देखा, किसी गर्म चीज को लगाने पर, हाथ लगाने पर हाथ पीछे हो जाना रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, आपने देखा है बेटा जब कोई मिट्टी या पार्टिकल आंखों में चला जाता है तो हम एकदम से आंखें ऐसे बंद हो जाती है ना, एकदम से आंखें बंद हो जाती हैं। या फिर बेटा कोई बहुत ज्यादा हार्श लाइट आंखों में जाती है तो हम एकदम से आंखें बंद कर लेते हैं। हमने नहीं करी, हमारी बॉडी ने ऑटोमेटिकली करा दी, रिफ्लेक्स एक्शन है ना। आपने देखा होगा कई बार हम बहुत ही अंधेरे वाली जगह पे जाते हैं और हमारा दोस्त हमें बू करके डरा देता है तो हम एकदम से ऐसे हो जाते हैं, राइट, एकदम से हम डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं, है ना, ऑटोमेटिकली, हमने सोच समझ के नहीं किया, ऑटोमेटिकली हम ऐसे कर देते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन है। तो हमारी बॉडी हमें प्रोटेक्ट करने के लिए रिफ्लेक्स एक्शन कराती है कि हाँ कोई स्टिमुलस हार्मफुल तो नहीं है, उससे बचाने के लिए। ठीक है बेटा, चलो अब बेटा जब भी हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात करते हैं, यहाँ पर एक टर्म आता है जिसका नाम है रिफ्लेक्स आर्क। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, राइट, देखो बेटा जब हमारी बॉडी के अंदर रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा होता है, मान लो बेटा रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, मैंने हाथ लगाया और एकदम हाथ पीछे हुआ, तो जब ये सब हुआ बहुत जल्दी हुआ, ठीक है, बट कुछ ना कुछ तो मैसेजेस का ट्रांसफर हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। तो जब बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा होता है तो उस दौरान सिग्नल कहां से कहां जाता है, सिग्नल किसने रिसीव किया, फिर उसको आगे कौन लेकर गया, फिर उसके आगे फिर क्या हुआ, सिग्नल कहां से कहां ट्रैवल करा, सिग्नल का रास्ता क्या था, सिग्नल का पाथ क्या था, उसी को हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। तो पाथवे मतलब रास्ता, है ना। रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम पर हमारी बॉडी में सिग्नल कहां से कहां जाता है, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क बनाकर दिखाओ। ठीक है, आपको कोई एग्जाम्पल दे दिया जाएगा। देखो बेटा सबसे पहले क्या हुआ, मैं यहाँ पे इसी का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। ठीक है, हमने किसी गर्म चीज को एकदम हाथ लगाया तो क्या हुआ, रिफ्लेक्स एक्शन हुआ। तो जब रिफ्लेक्स एक्शन हुआ तो सबसे पहले मुझे ये बताओ भाई स्टिमुलस क्या रहा होगा, स्टिमुलस क्या रहा होगा, आपकी बॉडी ने क्या सेंस किया होगा, आपकी बॉडी ने क्या सेंस किया होगा, मैम हमारी बॉडी ने सेंस किया होगा हीट को, वेरी गुड, आपकी बॉडी ने किसको सेंस किया होगा, हीट को सेंस किया होगा, वेरी गुड, है ना। अब बेटा हीट को सेंस करने में किसी रिसेप्टर ने मदद करी होगी, वेरी गुड, किसी रिसेप्टर ने मदद करी होगी। तो बेटा रिसेप्टर क्या रहा होगा, मैम इस केस में हीट को सेंस करने में हेल्प किया होगा हमारी स्किन पे प्रेजेंट थर्मो रिसेप्टर ने, वेरी गुड। ठीक है, अब बेटा रिसेप्टर ने इस इंफॉर्मेशन को किसको दिया होगा, न्यूरॉन को, कि ले भाई इस इंफॉर्मेशन को आगे ले जा। तो यहां पर बेटा जो न्यूरॉन यूज हुए होंगे उनका नाम क्या होगा, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन ने बेटा ये इंफॉर्मेशन किसको दी होगी, सेंसरी न्यूरॉन ने बेटा ये इंफॉर्मेशन दी होगी स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड को जैसे ही पता चला कि इतनी गर्म चीज यहां पर है, क्या कुछ प्रेजेंट था और उसको पता है कि बचाना है बॉडी को, तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड के इंटर न्यूरॉन या फिर रिले न्यूरॉन क्या करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को आगे देते हैं किसको, मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं बेटा, मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, मोटर न्यूरॉन इस इंफॉर्मेशन को आगे देते हैं हमारी हैंड की मसल को। किसको देते हैं बेटा, हमारी हैंड की मसल को। हैंड की मसल को जैसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि भाई मूव करना है, वो मूव कर जाती है और हम क्या कर देते हैं बेटा, रिमूवल कर देते हैं अपने हाथ का वहां से और हम अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं। अब बेटा जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर क्या हुआ बेटा, इस तरीके से सिग्नल इधर से उधर क्या हुआ, ट्रैवल हुआ। ब्रेन का कोई रोल नहीं है क्या, अरे देखो बेटा जब ये पूरा एक्शन हो जाता है हमें याद तो रहता है ना, क्यों, क्योंकि बाद में स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, इस इंफॉर्मेशन को भेज देती है ब्रेन के पास, ये देख ले बेटा ऐसे ऐसे हुआ है, याद रखियो, आगे से मत करियो, है ना। तो मेमोरी के फॉर्म में ये सिग्नल क्या होता है बेटा, ब्रेन में चला जाता है और हमें याद रहता है कि ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि जब एक्शन हो जाता है उसके बाद सिग्नल जाते हैं ब्रेन में और हम मेमोरी बना लेते हैं कि कुछ ऐसा हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा रिफ्लेक्स आर्क था। अब स्टार्ट करते हैं बेटा द नेक्स्ट टॉपिक विच इज ह्यूमन ब्रेन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, और इस पर्टिकुलर टॉपिक से बेटा क्वेश्चन भी क्या है, काफी बनते हैं एग्जाम में। अब बिफोर वी स्टार्ट विद दिस टॉपिक आपको ये बात समझनी है कि बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल घबराने की कोई बात इसमें है नहीं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जब हम ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं तो बेटा हमारा ह्यूमन ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है।
ठीक है, द फर्स्ट पार्ट इज द फोर ब्रेन, द सेकेंड पार्ट इज द मिड ब्रेन एंड द थर्ड पार्ट इज द हाइंड ब्रेन। यहां से लेकर यहां तक बेटा ये जो पार्ट है ये फोर ब्रेन होता है, यहां पर बेटा हाइंड ब्रेन होता है और बीच में एक छोटा सा पार्ट होता है मिड ब्रेन। ठीक है, अब बेटा हमारा ह्यूमन ब्रेन कुछ इस तरीके का दिखता है और आपको पता है हमारे ह्यूमन ब्रेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करा जा सकता है ना, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। एंड अगर हम बात करें लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द ब्रेन जो होता है बेटा एक दूसरे से कनेक्टेड होता है ना, ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अगर मैं ब्रेन को काट दूं ना, देखो उसके दो पार्ट्स हो जाएंगे, तो एक लेफ्ट और एक राइट, एंड लेफ्ट एंड राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन बेटा कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ दिस पार्ट विच इज नोन एज कॉर्पस कैलोसम। तो लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट, लेफ्ट एंड राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन किसकी वजह से कनेक्टेड होता है, इन दोनों को कनेक्ट करता है कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, ये जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। अब बेटा डायरेक्टली है ना आते हैं पार्ट्स ऑफ द ब्रेन पे। अच्छा, ब्रेन क्या है बेटा, मेन कंट्रोलिंग सेंटर है हमारी बॉडी का, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर चीज वही कंट्रोल कर रहा है। फोर ब्रेन क्या है बेटा, सबसे बड़ा पार्ट है हमारे ब्रेन का। फोर ब्रेन में एक पार्ट पाया जाता है जिसका नाम होता है सेरिब्रम। ये क्या लिखा है भाई, गलती, गलत गलत, एक सेकेंड बेटा, सेरिब्रम मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, इसी की वजह से हम सोचते समझते हैं। सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करनी है, कुछ याद रखना है, कुछ ऑर्गेनाइज करना है, कुछ प्लान करना है, दिमाग चलाना है, ओवर थिंकिंग करनी है, सब यही कर रहा है ना, ये सब सोचने समझने के काम सब यही कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा बेटा जैसे कि मैंने कहा हमारी मेमोरी भी यहीं पर होती है, हम रीजनिंग कर रहे हैं है ना, तर्क वितर्क कर रहे हैं, उसको वजह दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसलिए हुआ उसलिए हुआ, ये सब हमारा सेरिब्रम हमसे करा रहा है। ठीक है, चलिए बेटा, हमारे फोर ब्रेन में एक और पार्ट होता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, है ना। हमारी एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ हाइपोथैलेमस दिया है, बट हाइपोथैलेमस क्या है ये समझाने के लिए पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा। थैलेमस, देखो हमारे ना फोर ब्रेन में पार्ट होता है थैलेमस। ठीक है, थैलेमस क्या करता है बेटा, इधर उधर से जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो रिसीव करता है और फिर बाद में वही सेरिब्रम तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। तो डायरेक्टली हमारे सेरिब्रम तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती, पहले किसको दी जाती है, थैलेमस को, फिर थैलेमस आगे सेरिब्रम को देता है, पहली चीज। अब थैलेमस के बिल्कुल नीचे एक पार्ट प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। हाइपो का मतलब होता है बिलो, थैलेमस मतलब थैलेमस, यानी कि एक ऐसा पार्ट जो थैलेमस के नीचे प्रेजेंट है। हाइपोथैलेमस क्या है बेटा, एक बहुत ही कमाल का पार्ट है क्योंकि ये बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी में कराता है, हमारी बॉडी के बहुत सारे हार्मोन इसी की वजह से रिलीज होते हैं। और बेटा एक पर्टिकुलर टाइम पे भूख लग जाना, एक पर्टिकुलर टाइम पे नींद आ जाना, ये सब चीजें भी क्या है बेटा, हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल कराता है। ठीक है, चलिए उसके बाद बेटा अगर हम आए मिड ब्रेन पे, मिड ब्रेन हमारे फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को जोड़ने का काम करता है, बहुत सारे इनवॉलेंट्री एक्शन यही कराता है, और बहुत सारी साउंड हो गई, बहुत सारी विजुअली चीजें जो हम देखते हैं, थोड़ी बहुत चीजें क्या है बेटा यहाँ पर भी क्या होती हैं, प्रोसेस होती हैं, और बहुत सारे पेन सिग्नल भी यहीं पर क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं। फिर आ जाते हैं बेटा हाइंड ब्रेन पे। हाइंड ब्रेन पे भी काफी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। हाइंड ब्रेन के बेटा तीन पार्ट्स होते हैं, हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं, एक हो गया बेटा सेरिबेलम, एक हो गया पॉन्स और एक हो गया मेड्यूला ऑब्लंगेटा। ठीक है, देखो बेटा सेरिबेलम, सेरिबेलम वो पार्ट है ना, दिस पार्ट इज सेरिबेलम। अच्छा, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो मैंने पार्ट हाईलाइट किया, ये हाइंड ब्रेन है, ये हमारा हाइंड ब्रेन है ना। और अगर आप हाइंड ब्रेन को बेटा यहां पर ध्यान से देखोगे है ना, ये वाला पार्ट सेरिबेलम है। सेरिबेलम वो पार्ट होता है बेटा जिसकी मदद से हमारी बॉडी पोस्चर बनाती है ना, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या करती है, खुद को बैलेंस करती है। तो देखो बेटा सेरिबेलम, बेल की साउंड आ रही है, बैलेंस वाली साउंड आ रही है, बेलम बैलेंस, बेलम बैलेंस, बेलम बैलेंस। तो वो पार्ट हमारे ब्रेन का जिसकी वजह से हम बॉडी पोस्चर मेंटेन करते हैं, हम सीधे चल पाते हैं है ना, बैलेंस कर पाते हैं, वो सेरिबेलम करता है। उसके अलावा बेटा पॉन्स क्या होता है ना, इसकी वजह से बेटा हमारा ब्रीदिंग रेट कंट्रोल होता है, हम कभी जल्दी सांस लेते हैं, कभी धीरे सांस लेते हैं, दौड़ लगाते हैं तो जल्दी सांस लेने लगते हैं है ना, हम रेस्टिंग में है तो धीरे धीरे सांस लेते हैं, तो ब्रीदिंग रेट कंट्रोल करता है, और थोड़ा बहुत इसका स्लीप साइकिल में भी क्या होता है, रोल होता है। फिर आ जाता है मेड्यूला ऑब्लंगेटा। भाई बहुत सारे इनवॉलेंट्री एक्शन, जैसे कि बेटा
खांसी आ जाना, वॉमिटिंग आ जाना, सलाइवा आ जाना, ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर कम हो जाना, ये सारी चीजें बेटा कौन कंट्रोल करता है? हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। अब यार हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ तो होगा जो इनको प्रोटेक्ट करता होगा। बिल्कुल, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस साल 2025 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था वहां पर भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया था कि कैसे हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है। देखो बेटा, हमारे ब्रेन के बाहर एक हड्डी होती है जिसका नाम होता है क्रेनियम, ये इसको प्रोटेक्ट करती है। और अगर हम ब्रेन को ध्यान से देखेंगे तो ब्रेन के बाहर की तरफ ना कुछ लेयर्स होती हैं। अगर आप इस डायग्राम को देख पा रहे हो तो आई डोंट नो, आपको शायद से बहुत ध्यान से देखने पे समझ आएगा कि उसके ऊपर बहुत पतली पतली लेयर्स चढ़ी हुई है ना, इसके ऊपर बेटा, है ना, लेयर्स चढ़ी होती है इसके ऊपर। जैसे एक गिफ्ट को हम गिफ्ट पेपर से रैप कर देते हैं, वैसे हमारा ब्रेन भी कुछ लेयर से रैप्ड होता है। उन लेयर्स का नाम होता है मेनिंजेस। क्या नाम होता है? मेनिंजेस। लेयर्स का नाम होता है मेनिंजेस। अगर वो ब्रेन के बाहर चढ़ी हुई लेयर्स हैं तो क्रेनियल मेनिंजेस, और अगर स्पाइनल कॉर्ड के बाहर वाली लेयर्स हैं तो स्पाइनल मेनिंजेस। ठीक है, तो क्रेनियम है, क्रेनियम ये हड्डी है बेटा, हमारी खोपड़ी है ना, ये खोपड़ी है ना, तो खोपड़ी में बेटा ये ऊपर वाली जो है ना, खोपड़ी को स्कल बोलते हैं, और ये जो ऊपर वाली हड्डी है बेटा, है ना, इसको हम क्रेनियम बोलते हैं, ये प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा लेयर्स हैं जिनको हम मेनिंजेस बोलते हैं। अब इन लेयर्स के बीच में ना बेटा एक फ्लूइड भरी होती है जिसका नाम होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या नाम होता है बेटा? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होती है बेटा? मेनिंजेस के बीच में एक फ्लूइड भरी हुई है, ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है, ये स्प्रिंग की तरह काम करती है ना। ये क्या करती है बेटा? अगर कोई इंजरी होती है तो उस टाइम पे शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो ये हमें बचा लेती है, हमारे ब्रेन को बचा लेती है। वैसे ही बेटा जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम, यहां पर भी बेटा मेनिंजेस होती हैं और यहां पर भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होती है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा नर्वस सिस्टम वाला पार्ट था। आपको छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, चल के उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम है, वैसे हमारी बॉडी के अंदर एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है। एंडोक्राइन सिस्टम का क्या मतलब है? देखो बेटा, हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग तरीके के। ग्लैंड्स क्या होता है मैम? ग्लैंड ऐसा कोई भी टिश्यू, कोई भी ऑर्गन जिसमें से कुछ क्या हो रहा हो, निकल रहा हो, सिक्रीट हो रहा हो। जैसे कि स्किन पे स्वेट ग्लैंड है, स्वेट निकलता है। यहाँ पे टीयर ग्लैंड है मैम, टीयर निकल रहे हैं। चैप्टर कैसे पूरा होगा, इतना सारा है ना, इतना सारा सिलेबस है ना। ठीक है, टीयर ग्लैंड से टीयर निकलता है, स्किन पे बेटा स्वेट ग्लैंड से स्वेट निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है। तो ग्लैंड ऐसे कोई भी ऑर्गन होगा जिससे कुछ निकल रहा है। अब ग्लैंड भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है। अभी आप सिर्फ इतना याद रखो, एक ऐसा ग्लैंड जिसमें से हार्मोन निकलता हो, एक ऐसा ग्लैंड जिसमें से हार्मोन निकलता हो, उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। अब सारे एंडोक्राइन ग्लैंड मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम में से हार्मोन निकलता है, हमको ये पढ़ना है कि कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन बना रहा है और उस हार्मोन से क्या फंक्शन होता है। तो चलिए बेटा क्या करते हैं, देखते हैं। तो हमारी बॉडी में बेटा सबसे पहला एंडोक्राइन ग्लैंड जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक्चुअली में क्या है, एक तरीके का, है ना, एक तरीके का एक ऐसा पार्ट है, तो ये हमारे फोर ब्रेन में होता है ना। ये क्या करता है बेटा, ये एक ऐसे हार्मोन बनाता है जो जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं अपना काम स्टार्ट कर दो, चलो चलो हार्मोन बनाना शुरू करो, हार्मोन रिलीज करना शुरू करो। तो एक्चुअली में हाइपोथैलेमस बनाता है रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन का काम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाना और उसको बोलना कि चलो तुम अब अपने हार्मोन रिलीज कराना शुरू करो। ठीक है, चलो। पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स बनाता है, बट हमें एक ही के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, है ना। जैसे कि आप सभी बच्चों, अभी आप टीनेजर्स हो तो आपकी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चल रही है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पता है किसकी वजह से हो रही है? बिकॉज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या कराता है बेटा? बॉडी की ग्रोथ डेवलपमेंट कराता है, बोन्स की इलोंगेशन कराता है ना, बोन्स की लंबाई बढ़वाता है, मसल्स ग्रो कराता है, तभी तो आपकी हाइट बढ़ पाती है। अगर मैम ये बहुत ज्यादा हो गया तो, ग्रोथ हार्मोन अगर बहुत ज्यादा रिलीज हो गया तो आप बिल्कुल जियांटिज्म हो जाएगा, है ना, जरूरत से ज्यादा बड़े हो गए। खली को देखा है? हाँ, राइट। नॉर्मल बॉडी हाइट नॉर्मल बॉडी हाइट से बहुत ज्यादा हो गई है ना, तो जियांटिज्म। वैसे बेटा अगर बहुत कम हुआ, अगर किसी की बॉडी में ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हुआ तो वो छोटे रह जाते हैं हाइट में, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म। फिर आ जाता है बेटा पीनियल ग्लैंड, है ना, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, मटर के दाने जितना छोटा सा ग्लैंड है। यहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है मेलाटोनिन, और इसी की वजह से बेटा हमें नींद आती है। ठीक है, फिर आ जाता है थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे गले में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन बनाता है जिसका नाम होता है थायरॉक्सिन।
थायरॉक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म मतलब जो भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन हम खाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बेटा वो कितना तोड़ा जाएगा, कितना एब्जॉर्ब किया जाएगा, या मैं बोल सकती हूँ कितना स्टोर होगा, कैसे यूज होगा, ये सारी चीजें थायरॉक्सिन कंट्रोल करता है। और अगर हमारी बॉडी को बेटा आयोडीन जितना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं मिलता, ठीक है, तो क्या दिक्कत होती है। देखो बेटा, हमारे थायराइड ग्लैंड को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन चाहिए। वो कहता है थायरॉक्सिन बनाने का तो हमको आयोडीन मांगता। थायराइड ग्लैंड कह रहा है कि मुझे आयोडीन मिलेगा तो मैं थायरॉक्सिन हार्मोन बनाऊंगा, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा, है ना। तो बेटा जब उसको आयोडीन नहीं मिल पाता, जब थायराइड ग्लैंड को आयोडीन नहीं मिल पाता, तो एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है गोइटर। और गोइटर में बेटा ये पूरा जो पार्ट है ये एनलार्ज हो जाता है, स्वोलन हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल साथ में ही बेटा पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं जिनको हम पीटीएच भी बोलते हैं, है ना। पैराथ हार्मोन बनाते हैं और इनका काम होता है बेटा बॉडी के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को क्या करना, कंट्रोल करना। ये क्या करता है, कैल्शियम एंड फास्फोरस के लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं बेटा हम थाइमस पे। थाइमस क्या है, थाइमस यहाँ पर बिल्कुल छाती में यहाँ पर एक ग्लैंड होता है बेटा, ये थाइमोसिन नाम का हार्मोन बनाता है। और हमारी बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स, ये उनको मैच्योर कराने का काम करता है ना। हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के व्हाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, तो उसमें से एक व्हाइट ब्लड सेल होता है लिम्फोसाइट, से उनको मैच्योर कराता है। पेनक्रिया, भाई पेनक्रिया दो हार्मोन बनाता है, एक है इंसुलिन, एक है ग्लूकागॉन, एक है इंसुलिन, एक है ग्लूकागॉन। इंसुलिन का काम क्या है, जब हमारे ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, ग्लूकोज या शुगर बहुत बढ़ जाती है, तो उसको कम करता है इंसुलिन। और अगर मान लो बेटा ब्लड के अंदर ग्लूकोज या शुगर कम है तो उसको बढ़ाने का काम करता है ग्लूकागॉन, ठीक है। इंसुलिन कम करता है, ग्लूकागॉन बढ़ाता है। अब अगर मान लो किसी पर्सन की बॉडी के पेनक्रिया ढंग से काम नहीं कर रहे, इंसुलिन कम बन रहा है या बिल्कुल नहीं बन रहा, तो एक बीमारी होती है बेटा जिसका नाम होता है डायबिटीज। डायबिटीज में क्या होता है, पर्सन की बॉडी के अंदर ग्लूकोज हमेशा ज्यादा रहता है, क्यों, क्योंकि इंसुलिन नहीं है ना यार। इंसुलिन होता तो वो कम कर देता, बट अब इंसुलिन बन नहीं रहा, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर शुगर हमेशा हाई रहती है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं ना शुगर नहीं खानी चाहिए, है ना, शुगर नहीं खानी चाहिए डायबिटीज वालों को। क्यों, क्योंकि बॉडी में इंसुलिन की कमी है, इंसुलिन उसको कम नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलो फिर आ जाता है बेटा एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड बेटा एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम होता है एड्रेनलिन, जिसको हम एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। अब बेटा क्या आपके पीछे कभी कुत्ते पड़े हैं, है ना, धुन 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 करके तुम भागे होगे। क्या हुआ था मैम, हार्ट बीट तेज हो गई थी। क्या हुआ था मैम, ब्लड प्रेशर बढ़ सा गया था। क्या हुआ था मैम, हम तो एकदम से जोर से भाग लिए, है ना, हुआ था ना कुछ ऐसा। एग्जैक्टली ये सब पता है किसने कराया, एड्रेनलिन ने कराया। जब आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आ जाते हो, जैसे मेरे लिए पीछे भाई अगर डॉगी पड़ गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी इमरजेंसी है वो, है ना, तो उस टाइम पे बेटा आपकी बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस आएंगे, जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ना, ठीक है, आपकी हार्ट बीट बढ़ना, आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ना, आपका चेहरा लाल हो जाना, ये सब कौन कराएगा बेटा, एड्रेनलिन कराएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा मेल के अंदर टेस्टिस होती हैं। टेस्टिस का काम है एक हार्मोन बनाने का जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। प्यूबर्टी के टाइम पे जितने भी चेंजेस आते हैं, जैसे कि दाढ़ी मूछ आ जाना, अंडर आर्म में हेयर आ जाना, पेनिस का साइज इंक्रीज होना, स्पर्म बनना, ये सारे काम प्यूबर्टी के टाइम पर बेटा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कराता है और ये बनता है मेल की बॉडी के अंदर, टेस्टिस के अंदर, ठीक है। फिर बेटा अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल की बॉडी के अंदर ओवरी होती है, ओवरी के अंदर दो हार्मोन्स बनते हैं, एक होता है ईस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बेटा फीमेल की बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस कराते हैं। प्रोजेस्टेरॉन का जो मेजर रोल रहता है वो प्रेगनेंसी के टाइम पर रहता है। और अगर हम ईस्ट्रोजन की बात करें, पीरियड्स आना, है ना, मेंस्ट्रुएशन होना गर्ल्स के अंदर, या प्यूबर्टी के टाइम पर बेटा ब्रेस्ट बनना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना रादर आई शुड से। एंड इसके अलावा बेटा फीमेल की बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर, जैसे कि उनके अंडर आर्म्स में हेयर ग्रोथ होना, बॉडी हेयर डेवलपमेंट होना, आवाज थोड़ी क्या हो जाना, श्रिल हो जाना, पैनी आवाज हो जाना, ये सारे के सारे चेंजेस बेटा बिकॉज ऑफ द एस्ट्रोजन होते हैं, ठीक है। तो ये क्या था बेटा, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट था। अब यहां पर हम डिस्कस करते हैं, है ना, यहां पर हम डिस्कस करते हैं कि क्या प्लांट्स भी हमारी तरह चीजों को सेंस करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भाई मुझको पीछे से आके कोई टच करेगा तो ऑब्वियसली मुझे फील होगा कि यार मुझे किसी ने टच किया, राइट। बट अगर हम प्लांट्स की बात करें, क्या प्लांट्स भी सेंस कर सकते हैं? यस, ठीक है। एग्जाम्पल टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई का पौधा होता है भाई, आप उसको हाथ लगाओ एकदम से अपनी लीफ क्लोज कर लेता है, दैट मीन्स उसको पता चल गया कि उसको किसी ने टच किया, राइट। चलो
एक और एग्जाम्पल देते हैं। आपको पता है बेटा, आप बिल्कुल अंधेरे में अगर किसी पौधे को रख दो और उसको सिर्फ एक तरफ से लाइट दो, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि वो जो प्लांट है वो क्या करेगा, वो लाइट की तरफ ग्रो होने लगेगा, वो लाइट की तरफ बेंड होने लगेगा। तो ये क्या है, ये एक कंक्लूजन है कि भाई प्लांट्स भी बिल्कुल हमारी तरह चीजों को सेंस कर सकते हैं। जैसे कि देखो बेटा, वो यहाँ पर टच को सेंस कर रहा है, किसी ने टच किया मेरे को, मैं गुस्सा हो गया, मैं लीव्स बंद कर लेगा, ठीक है। देखो ये लाइट को सेंस कर रहा है, यानी कि प्लांट्स भी हमारी तरह सेंस कर सकते हैं। एंड जब भी बेटा वो किसी स्टिमुलस को सेंस करते हैं तो यार वो एक रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक रिस्पॉन्स था, लीव क्लोज कर ली, यहाँ पे जब उन्होंने लाइट को सेंस किया तो उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया, वो लाइट की तरफ बेंड होने लगे, तो रिस्पॉन्स वो दे रहे हैं। तो हम अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्स प्लांट के अंदर देखते हैं, ठीक है। इन रिस्पॉन्स में हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने मूवमेंट शो करी। यहाँ पे देखो बेटा मूवमेंट हो रही है, लीफ क्लोज हो गई, लीफ ओपन, लीफ क्लोज, मूवमेंट हुई, राइट, मूवमेंट हुई। यहाँ पे देखो बेटा, क्या आपको प्लांट के अंदर मूवमेंट देखने को मिल रही है? यस, बिल्कुल, प्लांट मूव कर रहे हैं, प्लांट बेंड हो रहे हैं, प्लांट मूवमेंट कर रहे हैं। तो बेटा अब यहाँ पे हम टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है प्लांट मूवमेंट। अब प्लांट दो तरीके की मूवमेंट दिखाता है। अगर प्लांट के अंदर हो रही मूवमेंट में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, जैसे कि ये प्लांट की लीफ ओपन थी, क्लोज हो गई, इसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई, तो ऐसी मूवमेंट को हम बोलेंगे नास्टिक मूवमेंट। प्लांट के अंदर मूवमेंट होती है, बिल्कुल होती है, और अगर उस मूवमेंट में कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि ये क्लोजिंग ऑफ द लीफ, राइट, क्लोजिंग ऑफ द पेटल्स, कुछ ऐसा अगर हो रहा है स्टिमुलस की वजह से, तो हम बोलेंगे नास्टिक मूवमेंट हो गई। बट ये आप ये देखो बेटा, जब प्लांट लाइट की तरफ बेंड हो रहा है तो वो ग्रो भी कर रहा है, धीरे धीरे देखो बेटा उसकी ग्रोथ भी हो रही है, ग्रोथ भी हो रही है, राइट। तो बेटा अगर मूवमेंट करते समय उसके अंदर ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ इन्वॉल्व है, तो मैं बोलूंगी ट्रॉपिक मूवमेंट हो गई, ठीक है, मैं बोलूंगी ट्रॉपिक मूवमेंट हो गई। तो यहां पर बेटा, यहां पर दो तरीके की मूवमेंट होती है, दो तरीके की मूवमेंट होती है। एक होती है नास्टिक मूवमेंट जिसमें ग्रोथ नहीं होती, ग्रोथ इंडिपेंडेंट, एक होती है, ठीक है, एक होती है बेटा नास्टिक मूवमेंट जिसमें ग्रोथ नहीं है, एक होती है ट्रॉपिक मूवमेंट जिसमें ग्रोथ होती है, ग्रोथ डिपेंडेंट है, ठीक है। अच्छा, अब बेटा इनको हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, इस पे मैं वापस आऊंगी। यहाँ पर हम पहले डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ये जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है ना, मतलब वो किसी चीज को सेंस करना, सेंस करके रिस्पॉन्स देना, क्या ये बिल्कुल सेम तरीके से होता है या फिर कुछ डिफरेंस है? चलिए बेटा देखते हैं, समझते हैं। देखो बेटा, जब हम बात करते हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स ने किसी चीज को सेंस किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी गर्म चीज को यहाँ पे सेंस किया, तो यार एक टिश्यू है जिसका काम है इंफॉर्मेशन को इधर से उधर लेकर जाना। तो एनिमल्स के अंदर क्या है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, टिश्यू का नाम है नर्वस टिश्यू, ठीक है, वही करता है क्या, सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का काम। बट प्लांट्स के अंदर भाई ऐसा कोई टिश्यू नहीं है, प्लांट्स के अंदर ऐसा कोई टिश्यू नहीं है, ठीक है। चलो चलो चलो, एक अच्छा तुम्हें एक और वो दिखाती हूँ, है ना। आप बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है बेटा, अगर आप नोट करोगे तो देखो आपको रियलाइज होगा, जब पर्सन यहां पर टच कर रहा है तो आपने देखा लीफ पीछे तक की बंद हो रही है ना, टच तो यहां पर करा तो लीफ तो सिर्फ यहां की क्लोज होनी चाहिए थी, ये पीछे तक की लीफ क्यों क्लोज हो रही है भाई? कुछ तो होगा ना, कुछ तो हुआ होगा जिसके कारण सिग्नल यहां पर मिला, बट सिग्नल पीछे तक गया और पीछे तक की लीफ ने खुद को क्लोज कर लिया। लीफ कहती है मेरा प्लांट, मेरा नाम है टच मी नॉट प्लांट, मैंने मना किया था मुझे मत टच करना और तुमने फिर भी मुझे टच किया, मैं नाराज हो गया, लो मैं अपनी लीफ क्लोज कर रहा हूं। बेटा यहां पर भी सिग्नल क्या हुआ है, इस टिप से लेकर यहां तक ट्रैवल किया है। बट अफसोस की बात यह है कि इन प्लांट्स के अंदर बेटा कोई न्यूरॉन या नर्वस टिश्यू जैसी चीज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूरॉन या नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं बट यहाँ पर नहीं होते, बट सिग्नल यहां से यहां ट्रैवल करता है, यहां पे भी एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहां तक ट्रैवल करके जाता है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहां पर भी है और यहां पर भी है, ठीक है। चलो जब हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा, तो एनिमल्स के अंदर मूवमेंट होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल गरम कप को टच किया, हाथ पीछे किया, गरम कप को टच किया, हाथ पीछे किया, मूवमेंट हुई। मूवमेंट कौन करा रहा था? मसल करा रही थी। अब मसल में मूवमेंट क्यों होती है? क्योंकि बेटा जब हम मसल की बात करते हैं तो मसल के सेल्स जो होते हैं वो अपनी शेप बदल सकते हैं, ठीक है। तो मसल के अंदर क्या था बेटा, मसल के अंदर क्या था, मसल के अंदर कुछ स्पेशल प्रोटीन्स थे, ठीक है। मसल के अंदर क्या होते हैं बेटा, जो सेल्स होते हैं वो अपनी शेप बदल सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो उनकी शेप बदलवाते हैं। प्लांट के अंदर बेटा ये क्लोजिंग ऑफ लीफ क्यों हुई, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। प्लांट के अंदर बेटा ये जो लीफ क्लोज हो रही है ना, यहां पर भी कुछ सेल्स होते हैं
जो क्या करते हैं अपनी शेप बदलते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, जैसे हम यहाँ पे टच करते हैं ना तो यहाँ पे कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिनका पानी बाहर निकल जाता है। अब जैसे ही बेटा उनका पानी बाहर निकलता है वो श्रिंक हो जाती हैं, और जैसे ही वो श्रिंक होते हैं बेटा उनकी शेप बदल जाती है, और जैसे उनकी शेप बदलती है लीफ क्लोज हो जाती है। ठीक है, जैसे याद करो गार्ड सेल का पानी बाहर निकलता है, उनकी शेप बदल जाती है, वो श्रिंक हो जाते हैं, है ना, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही, है ना, कुछ इस तरीके का फिनोमेना आप मान लो यहाँ पर होता है। तो जैसे ही सिग्नल मिलता है, टच किया, स्टिमुलस मिला, सेंस किया, सेंस करने पे क्या हुआ, उनके सेल्स में से पानी बाहर निकला, सेल की शेप बदली, लीफ क्लोज हो गई। तो बेसिकली चाहे एनिमल्स की बात हो चाहे प्लांट्स की बात हो, दोनों ही केसेस में सेल की शेप बदल रही है, बट कारण अलग अलग है ना। यहाँ पर बेटा पानी का जो अमाउंट था सेल में वो बदल गया, पानी बाहर निकल गया, है ना, इसलिए शेप बदली। बट यहाँ पर सेल की शेप बदली बिकॉज ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है, चलो, बट सेल की शेप यहां पर भी चेंज हुई, इलेक्ट्रिकल सिग्नल दोनों जगह पे क्या है गए, सेल की शेप दोनों जगह चेंज हुई। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पेपर में आता है, ये अच्छे से याद होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए तो वापस आते हैं बेटा। मैं बात कर रही थी कि दो तरीके की मूवमेंट होती है, एक होती है ट्रॉपिक मूवमेंट, एक होती है नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट में प्लांट क्या करता है, ग्रोथ दिखाता है ना। तो देखो बेटा, जैसे कि मान लेते हैं यहां से लाइट मिल रही है प्लांट को, तो हम देखेंगे कि लाइट की तरफ ग्रो कर रहा है, लाइट की तरफ बेंड हो रहा है, लाइट की तरफ मूव कर रहा है, लाइट की तरफ ग्रो कर रहा है। तो अगर ग्रोथ हो रही है तो ट्रॉपिक मूवमेंट, और ग्रोथ नहीं हो रही है तो नास्टिक मूवमेंट। ठीक है, अब देखो बेटा, आप मुझे ये बताओ, एक बार ग्रोथ हो गई तो आप उसको कम कर सकते हो क्या? प्लांट की लंबाई एक बार बढ़ गई, उसको कम कर सकते हो क्या? नहीं मैम, एग्जैक्टली। तो ट्रॉपिक मूवमेंट जो होती है बेटा परमानेंट है, इरिवर्सिबल है, रिवर्स नहीं कर सकते। बट लीफ एक बार ही ओपन हो, एक बार क्लोज हो गई तो ओपन हो जाएगी दोबारा। ये क्या होती है बेटा, टेम्परेरी होती है, रिवर्सिबल होती है। ठीक है, अच्छा, यहां पे भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये क्या होती है बेटा, डायरेक्शनल होती है, और ये नॉन डायरेक्शनल होती है। अब इसका क्या मतलब है, देखो बेटा, लीफ क्लोज थी, लीफ ओपन थी, जैसे ही टच किया नाराज हो गई, उसने लीफ क्लोज कर ली। इसमें कोई डायरेक्शन है क्या? नहीं मैम, ओपन क्लोज कोई डायरेक्शन नहीं है। बट जब हम बात करते हैं बेटा इस तरीके की, है ना, कि हमारा प्लांट है, प्लांट की जो बेंडिंग है वो टुवर्ड्स द लाइट हो रही है ना, डायरेक्शन है कि लाइट्स के टुवर्ड जा रहा है, तो बेटा हमारी जो ट्रॉपिक मूवमेंट होती है ना, वहां पे डायरेक्शन भी देखी जाती है। जैसे कि बेटा यहां पर एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखो, मेरे पास एक पौधा है ना, हम पौधे की अगर बात करें बेटा, ये उसका शूट हो गया। शूट क्या होता है बेटा, जो ग्राउंड सरफेस से ऊपर पाया जाता है वो शूट होता है, जो ग्राउंड सरफेस से नीचे पाया जाता है वो रूट होता है ना। तो आप देखो बेटा, आप पौधे को अगर आप चाहे गिरा दो, आप हमेशा नोटिस करोगे कि वो हमेशा लाइट की तरफ जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या बना लेती हूँ, है ना, येलो पे येलो दिखेगा नहीं बेटा, है ना, तो रेड कलर का बना देती हूँ। तो मान लो बेटा ये क्या है, मान लो ये सूरज चाचू है, ये हमारे सन है, सूरज चाचू जी, है ना, यहाँ से लाइट मिलती है प्लांट को। और बेटा हमेशा याद रखेंगे, जो हमारी प्लांट की ब्रांचेस होती हैं, है ना, जो लीव, ये हमारी जो शूट होती है, हमेशा लाइट की तरफ ग्रो करता है, है ना। और जो रूट है आपने देखा है हमेशा कहाँ ग्रो करता है, जमीन की तरफ ग्रो करता है। कभी देखा है कि रूट ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है? नहीं, रूट हमेशा अपोजिट तरफ जाता है। तो ये सब क्या है, एक एक करके समझेंगे, है ना। यहाँ पे कुछ टर्म्स है बेटा, एक है फोटोट्रॉपिज्म, एक है जियोट्रॉपिज्म। तो ये सब क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा, हमें पता है कि अलग अलग चीजों को हमारे प्लांट्स क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, है ना। हमारे प्लांट्स अलग अलग चीजों को सेंस कर सकते हैं। अब बेटा वो किस चीज को सेंस कर सकते हैं? प्लांट्स लाइट को, ग्रेविटी को, वाटर को, केमिकल्स को, टच को, इन सब चीजों को सेंस कर सकते हैं, है ना। तो जैसे मान लेते हैं बेटा, फोटोट्रॉपिज्म की बात करते हैं। फोटो मतलब लाइट, ट्रॉपिज्म मतलब ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट मतलब ग्रोथ होगी। जब लाइट की तरफ या लाइट से दूर क्या हो, ग्रोथ हो, मतलब सन है, सन की तरफ ग्रोथ हो रही है, मैं पता है क्या बोलूंगी, सन से क्या मिल रही है, लाइट, तो मैं बोलूंगी फोटोट्रॉपिज्म हो रहा है। लाइट है, प्लांट का शूट है, लाइट की तरफ बेंडिंग हो रही है, लाइट की तरफ ग्रोथ हो रही है, मैं बोलूंगी फोटोट्रॉपिज्म हो रहा है। कौन दिखाता है बेटा? शूट। ठीक है, चलो। ग्रेविटी कहाँ है? नीचे की तरफ। रूट कहाँ जाता है? नीचे की तरफ। मैं क्या बोलूंगी, रूट क्या दिखाता है? मैं बोलूंगी रूट दिखाता है जियोट्रॉपिज्म। मैं क्या बोलूंगी, रूट क्या दिखा रहा है? जियोट्रॉपिज्म। जियो मतलब है ना, अर्थ, जियो मतलब अर्थ, ग्रेविटोट्रॉपिज्म मतलब ग्रेविटी, एक ही बात है बेटा।
तो रूट क्या दिखाता है? जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म मतलब ग्रोथ टुवर्ड्स दी ग्रेविटी। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, यहां पर बेटा हाइड्रोट्रोपिज्म, आपने देखा है हमारे रूट हमेशा पानी की चाह रखते हैं, तो आप अगर रूट्स को देखेंगे तो हमेशा पानी की तरफ ग्रो करते हैं, हमेशा पानी की तरफ ग्रो करते हैं, तो हम बोलेंगे रूट दिखाते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है, चलो यहां पे स्पेसिफिकली बेटा आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट दी शूट एंड रूट। ठीक है, तो ये दो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक हो गया बेटा शूट और एक हो गया रूट। ठीक है, एक हो गया शूट, एक हो गया रूट। बेटा जो हमारा शूट होता है, हमारा जो बेटा प्लांट का शूट होता है, वो हमेशा क्या करता है बेटा? लाइट की तरफ ग्रो करता है। तो जब कोई चीज लाइट की तरफ ग्रो कर रही है ना, किसी स्टिमुलस की तरफ ग्रो कर रही है, लाइट क्या है? स्टिमुलस। तो अगर वो स्टिमुलस की तरफ ग्रो कर रही है तो मैं बोलूंगी वो क्या दिखा रहा है? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। फोटो मतलब लाइट, लाइट। ठीक है, ये देखो बेटा, ये क्या कर रहा है? लाइट की तरफ ग्रो कर रहा है। ये क्या कर रहा है? लाइट की तरफ ग्रो कर रहा है, लाइट की तरफ ग्रो कर रहा है ना। तो शूट क्या दिखाता है? फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, हमारे रूट बेटा सन की तरफ ग्रो करते हैं या ग्रेविटी की तरफ? वो सन की तरफ जा रहे हैं या सन से दूर? सन, देखो ऐसे समझो, हमारा सन यहां पर है, रूट क्या कर रहे हैं? सन की तरफ जा रहे हैं? नहीं मैम, वो तो रूट की दूर जा रहे हैं। रूट को अगर हम देखें, यहाँ पे सन है, रूट सन की तरफ जा रहा है? नहीं, वहां ग्रो नहीं कर रहा। वो इधर है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इधर है तो वो अपोजिट जा रहा है, वो अपोजिट जा रहा है। तो मैं क्या बोलूंगी बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूंगी रूट क्या होते हैं? मैं बोलूंगी रूट नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म शो करते हैं। नेगेटिव मतलब अवे, अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। लाइट जहां भी होती है उससे अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। ठीक है, अगर मैं शूट की बात करूं, इफ वी टॉक अबाउट शूट, ये ग्रेविटी की तरफ जा रहा है? नहीं, ये तो ग्रेविटी से दूर जा रहा है। ग्रेविटी नीचे है, ऊपर जा रही है स्टेम, ग्रेविटी नीचे है, स्टेम तो अपोजिट जा रही है उससे। तो हम क्या बोलेंगे? ये क्या दिखाता है? हम बोलेंगे ये नेगेटिव जियोट्रोपिज्म दिखाता है, ये नेगेटिव जियोट्रोपिज्म दिखाता है। और रूट हमेशा ग्रेविटी की तरफ जाता है, तो मैं बोलूंगी रूट क्या दिखाता है? मैं बोलूंगी रूट पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म दिखाता है। बेटा ये पर्टिकुलर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, चलो वैसे बेटा है ना, तो हमारे रूट क्या दिखाते हैं? हाइड्रोट्रोपिज्म। अच्छा, आपको पता है हम ना रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे, पॉलन ग्रेन ना ट्यूब बनाता है जिसका नाम होता है पॉलन ट्यूब, और पॉलन ट्यूब हमेशा कुछ केमिकल्स की तरफ ग्रो करती है। तो आप मुझे बताओ, अगर पॉलन ट्यूब केमिकल्स की तरफ जा रही है तो मैं क्या बोलूंगी? पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म या नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म? पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म, है ना। तो स्टिमुलस की अगर तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव, और स्टिमुलस से दूर जा रहे हैं तो नेगेटिव। जैसे रूट है, रूट लाइट से दूर जा रहा है, लाइट इधर है, वो अपोजिट जा रहा है, तो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा। वैसे ही बेटा थिग्मोट्रोपिज्म, आपने देखा होगा बेटा कुछ बेल वाले पौधे होते हैं, है ना, जिनको सपोर्ट दो वो सपोर्ट के अराउंड 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 ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर बेटा जैसे ही वो टच करते हैं सपोर्ट को, है ना, तो वो यहाँ पर दिखाते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो का मतलब होता है टच। ठीक है बेटा, तो ये आपको याद रखना है। बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं जिसका नाम है प्लांट हार्मोन्स। हमारी बॉडी की तरह प्लांट्स के अंदर भी अलग अलग तरीके के हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला हार्मोन है बेटा ऑक्सिन, ये पहला हार्मोन है जिसको डिस्कवर किया था बेटा, ये हमारे प्लांट की जो शूट की टिप या रूट की टिप होती है वहां पर बनता है। प्लांट के अंदर फोटोट्रोपिज्म हो गया, जियोट्रोपिज्म हो गया, इनकी वजह से होता है। ठीक है, ये सेल की इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मान लो बेटा पहले सेल ऐसा था, अब थोड़े टाइम बाद क्या हो गया? सेल ऐसा हो गया। किसकी वजह से हुआ? ऑक्सिन की वजह से हुआ। उसके अलावा बेटा ये फ्रूट के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। फिर आ जाते हैं जिब्रेलिन, बेटा ये प्लांट की स्टेम की लंबाई बढ़वाता है, ये सीड को जर्मिनेट कराता है, ये फ्लावर एंड फ्रूट का डेवलपमेंट कराता है। फिर आ जाता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक ऐसा प्लांट हार्मोन है जिसकी वजह से सेल डिवाइड करते हैं, सेल डिवीजन होती है। सेल डिवीजन कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? साइटोकाइनिन।
फिर आ जाता है बेटा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। हमें तो लगता था केवल हमको ही स्ट्रेस है, प्लांट को भी स्ट्रेस है। यस, प्लांट के अंदर बेटा अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई, जैसे कि मान लो प्लांट को पानी नहीं मिल रहा, प्लांट को पानी चाहिए, पानी नहीं मिल रहा है ना, फिरता फिरूं दर बदर, है ना, बेचारे को पानी नहीं मिल रहा। अब प्लांट क्या कहता है, भाई रोकना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, है ना। तो जैसे ही बेटा प्लांट के लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई, जैसे कि पानी की कमी हो गई, तो उस टाइम पे प्लांट के अंदर एक हार्मोन बनता है जिसका नाम होता है एब्सिसिक एसिड। अब ये क्या करता है, ये कहता है चलो सारी ग्रोथ रोक दो, कोई ग्रोथ नहीं होएगी, पानी की कमी है, कोई ग्रोथ नहीं करनी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, है ना। तो ये ग्रोथ को रोक देता है ना। मान लो बेटा पानी की कमी हो गई, तो सबसे पहले क्या करेगा, स्टोमेटा क्लोज करा देगा, है ना। ये स्टोमेटा क्लोज करा देगा प्लांट के, क्यों, क्योंकि स्टोमेटा अगर खुले रहेंगे तो पानी निकलता रहेगा बाहर, तो इसको पानी बचवाना है। तो बेटा उस टाइम पे बेटा, है ना, ग्रोथ ये एब्सिसिक एसिड क्या कराता है बेटा, स्टोमेटा क्लोज करा देता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा ग्रोथ रोक दी, तो जब ग्रोथ रुकती है बेटा तो उसको बोलते हैं डोरमेंसी। तो सीड के अंदर मान लो जर्मिनेशन होने वाली थी, उसको रुकवा देता है। उसके अलावा बेटा विल्टिंग ऑफ लीव्स। विल्टिंग ऑफ लीव्स का मतलब आपने देखा है बेटा, बहुत जब गर्मी होती है तो हमारे, अगर हम पानी ना दे अपने पौधों को तो बेचारे ऐसे मुरझा जाती हैं उनकी लीव्स, है ना, उसको बोलते हैं विल्टिंग ऑफ लीव। तो यही कराता है। उसके बाद बेटा आ जाता है इथाइलिन। इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है, गैसियस फॉर्म में होता है। और जो फ्रूट पकता है ना, एक कच्चा कच्चा फ्रूट जो पकता है बेटा, वो इथाइलिन की वजह से पकता है। और जब हमारी लीफ या फ्रूट बूढ़ी हो जाती है और खुद ब खुद गिर जाती है पौधे से, तो वो ये इथाइलिन कराता है। एक छोटा सा टॉपिक है बेटा यहाँ पर हमारे चैप्टर के आखिरी में, जिसका नाम है फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, इसके ऊपर 2020 में क्वेश्चन भी आया था, तो मैं सीधा क्वेश्चन की फॉर्म में ले आई। अब देखो बेटा, जैसे कि हमने ह्यूमन बॉडी की बात करी कि अलग अलग तरीके के हार्मोन अलग अलग ऑर्गन से रिलीज होते हैं, बट ये कैसे पता चलता है कि अब ये हार्मोन रिलीज कराना है और अब इस हार्मोन का रिलीज को रोकना है। तो इसके लिए बेटा एक मैकेनिज्म होता है जिसका नाम होता है फीडबैक मैकेनिज्म, जिसका नाम होता है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है, देखो बेटा मैं आपको समझाती हूं। देखिए, मान लो बेटा हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बहुत बढ़ गया, तो पता है क्या होगा, ये सिग्नल जाएगा हमारे पेनक्रियास के सेल के पास। जैसे ही हमारे पेनक्रिया के सेल को पता चलेगा कि अरे भाई ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है, शुगर बढ़ गई है, कुछ करो कुछ करो, पेनक्रिया कहेगा मेरे पास जुगाड़ है, मेरे पास इंसुलिन है। वो इंसुलिन बना के ना क्या करना करेगा, ब्लड के अंदर इंसुलिन रिलीज कराना शुरू कर देगा। ठीक है, वो इंसुलिन बनाएगा और इंसुलिन निकल के ब्लड में जाएगी। ब्लड में जब इंसुलिन जाएगा तो क्या होगा, वो अपना काम करेगा। वो अपना काम करेगा तो क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज या ब्लड के अंदर जो शुगर है उसके लेवल कम होने शुरू हो जाएंगे। अब ये बात पता चलेगी हमारे पेनक्रिया के सेल को। अब जैसे ये बात हमारे पेनक्रिया के सेल तक पहुंचती है कि भाई ग्लूकोज का लेवल या शुगर लेवल कम हो चुके हैं, पेनक्रिया बेटा इंसुलिन बनाना बंद कर देगा, स्टॉप सिक्रीटिंग मोर इंसुलिन, है ना। तो बेटा ये जो हार्मोन रिलीज होता है, ये कितना होगा, कितनी देर होगा, कितनी क्वांटिटी में होगा, ये सब कोऑर्डिनेटेड होता है ना। इसका कम्युनिकेशन चलता रहता है और पूरा मैकेनिज्म है, और उस मैकेनिज्म का नाम है फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, जब कोई हार्मोन रिलीज करवाना है तो उस टाइम पॉजिटिव फीडबैक जाता है कि भाई कराओ कराओ कराओ, और कोई हार्मोन का काम हो गया, अब उसकी जरूरत नहीं है, तो बेटा एक नेगेटिव फीडबैक जाता है, बस करो बस करो बस करो, बंद करो, है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, फीडबैक मैकेनिज्म। अब हमने चैप्टर पढ़ लिया भाई, कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, है ना। किस तरीके के क्वेश्चंस बेटा क्या है, ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पेपर में आते हैं भाई, इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। देखो किस तरीके के क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आया हुआ है, क्या क्वेश्चन आया हुआ है, कह रहे हैं जो सेंसिटिव प्लांट है, सेंसिटिव प्लांट मतलब बेटा छुई मुई का पौधा, टच मी नॉट प्लांट, है ना। वो कह रहा है टच मी नॉट प्लांट के अंदर जो मूवमेंट हो रही है ना, और जो प्लांट के रूट के अंदर जो मूवमेंट हो रही है, वो कैसे एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। देखो बेटा, जब मैंने छुई मुई पौधे को हाथ लगाया, उसने अपनी लीव्स क्लोज कर ली, ये एक नास्टिक मूवमेंट है। बट रूट जो ग्रोथ दिखा रहा है, रूट जो मूवमेंट दिखा रहा है, वो नीचे 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 ग्रो कर रहा है, वो नीचे 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 ग्रो कर रहा है। ये क्या है बेटा, एक ट्रॉपिक मूवमेंट है। ग्रोथ नहीं हो रही तो नास्टिक, और अगर ग्रोथ हो रही है तो ट्रॉपिक। क्या है बेटा, सेंसिटिव प्लांट में लीफ क्लोज होना, नास्टिक मूवमेंट, रूट की ग्रोथ ग्रेविटी की तरफ होना, ट्रॉपिक मूवमेंट। दोनों बिल्कुल अलग अलग मूवमेंट है और दोनों के अंदर डिफरेंस हमने देखा है। ठीक है, देखो बेटा टाइप ऑफ मूवमेंट, यहाँ पे क्या हो रही है बेटा, रैपिड मूवमेंट हो रही है, यहाँ पे बेटा जियोट्रॉपिज्म हो रहा है। यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं है, इंडिपेंडेंट है ग्रोथ से, बट यहाँ पर ग्रोथ हो रही है। ठीक है बेटा, यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा,
यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर की मूवमेंट हुई, पानी बाहर निकला सेल से, जिसकी वजह से सेल की शेप बदली। ये बेटा इन्वायरमेंट का एक स्टिमुलस है, ग्रेविटी, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से हम आंसर लिखेंगे। हम ये भी लिख सकते हैं कि बेटा जब लीफ क्लोज होती है ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, पर जब रूट की ग्रोथ होती है ये स्लो प्रोसेस है। ये रिवर्सिबल है, लीफ क्लोज हो गई बाद में खुल जाएंगी, बट रूट की एक बार ग्रोथ हो गई तो रिवर्स नहीं होगी। तो ये क्या है बेटा, ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट है। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। 2023 में क्वेश्चन आया है कि बीटिंग ऑफ द हार्ट कौन कराता है, थिंकिंग कौन कराता है, ब्लड प्रेशर कौन कंट्रोल करता है। तो बेटा है ना, मेंटेन कौन करता है, पोस्चर एंड बैलेंस। तो सेरिबेलम बेटा हमारे पोस्चर बैलेंस को, है ना, पोस्चर एंड बैलेंस को मेंटेन करता है। हार्ट बीट बेटा कंट्रोल करता है मेडुला। थिंकिंग कराता है बेटा हमारा सेरिब्रम। सेरिब्रम, यहाँ पर सेरिब्रल कॉर्टेक्स लिखा है, ठीक है। वैसे भी आगे अंदर बेटा डिविजन्स होती है, बट आप अभी इसको सिर्फ इतना याद रखेंगे, सेरिब्रम, थिंकिंग, सेरिब्रम। और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर कम हो जाना, ज्यादा हो जाना, इट्स इन मेड्यूला। ठीक है, ये किसका फंक्शन होता है बेटा, मेड्यूला का। ठीक है, चलिए बेटा और देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। आपको रिफ्लेक्स एक्शन बताना है, ठीक है, जब हम छींक मारते हैं, आहा छी, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन बेटा सडनली, बहुत ही एकदम से क्विक होने वाले इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स है, जब हमें इन्वायरमेंट से ऐसा स्टिमुलस मिलता है कि अरे भाई हार्म हो सकता है। तो बेटा विदाउट कॉन्शियस मतलब बिना सोचे समझे किए गए एक्शन को हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। अब यहां पर क्या होगा, है ना, यहां पर क्या होगा, जब हम छींक मारते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले कोई इरिटेंट यानी कि कोई ऐसा पार्टिकल हमारी नोज में जाएगा, है ना। अब बेटा हमारी नोज में जब वो पार्टिकल गया तो सिग्नल बेटा सेंसरी नर्व्स क्या करेंगी, लेकर जाएंगी स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंटर न्यूरॉन उस सिग्नल को देंगे बेटा मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन की वजह से क्या होगा बेटा, हमारी नोज के अंदर एक सिग्नल जाएगा और हम छींक मारेंगे और वो इरिटेंट क्या होगा बेटा, बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, चलिए, ओ माय गॉड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, मेरा तो फेवरेट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। स्टार 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 स्टार, है ना, पेपर में क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन है भाई, देखो क्या क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि केमिकल कम्युनिकेशन बेटर क्यों है इलेक्ट्रिकल इंपल्स से एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स इन अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मैम हमें तो क्वेश्चन ही नहीं समझ आया, क्या कह रहा है ये। वो ये कह रहा है कि जब हमारी बॉडी के अंदर मैसेज को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा भेजा जाता है और एक केमिकल सिग्नल के द्वारा भेजा जाता है, केमिकल सिग्नल मतलब जैसे कि हार्मोन की बात हो रही है, तो वो कह रहा है कि केमिकल सिग्नल बेटर क्यों है इलेक्ट्रिकल सिग्नल से। वो ये कह रहा है जब किसी सिग्नल को एक हार्मोन एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है वो कैसे बेटर है इलेक्ट्रिकल सिग्नल से। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये बताएंगे कि देखो भाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल का ट्रांसफर कराने के लिए हमें न्यूरॉन या नर्वस टिश्यू की जरूरत है, बट हार्मोन का ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, हमें केमिकल सिग्नल का ट्रांसपोर्ट कराने के लिए हमें किसी टिश्यू की जरूरत नहीं है। नॉर्मली हमारा ब्लड के अंदर क्या होता है बेटा, हार्मोन जाता है और ब्लड उसको अपने साथ ले जाता है, उसको जहाँ पे भी लेकर जाना होता है। ठीक है, उसके अलावा बेटा, है ना, उसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, केमिकल कम्युनिकेशन किसकी मदद से होता है, हार्मोन्स की मदद से होता है। ठीक है, बट इलेक्ट्रिकल सिग्नल के लिए हमें नर्वस टिश्यू की जरूरत होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन लिमिटेड है, हर जगह बेटा इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं जा सकता हमारी बॉडी में, बट क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बेटा ब्लड हर जगह जाता है तो इसलिए केमिकल सिग्नल हमारी बॉडी में ज्यादा बॉडी पार्ट्स को टारगेट करता है। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया बेटा, हमारा आंसर हो गया, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस। ठीक है, चलिए यहाँ पे बेटा वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको बताना है ग्रोथ ऑफ स्टेम किस वजह से होती है, प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन क्यों होता है, इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ कौन कराता है, इलोंगेशन ऑफ सेल कौन कराता है। देखो बेटा स्टेम की ग्रोथ कराता है जिब्रेलिन, सेल डिवीजन को प्रमोट कराता है साइटोकाइनिन, ग्रोथ को रोकता कौन है, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, और इलोंगेशन ऑफ सेल कौन कराता है, ऑक्सिन। ठीक है, तो ये बेटा क्या हो गए, हमारे आंसर हो गए। अरे आंसर नहीं लिखा, चलो हम लिख देते हैं, ठीक है। तो बेटा यहां पर फर्स्ट का आंसर हो गया जिब्रेलिन। ठीक है, प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन कौन कराता है, साइटोकाइनिन।
ग्रोथ को कौन रोकता है? एब्सिसिक एसिड। एंड बेटा इलोंगेशन ऑफ सेल कौन कराता है? ऑक्सिन। ठीक है बेटा, चलिए उसके अलावा बेटा इस तरीके के क्वेश्चन भी बेटा एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, काफी बेटा इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आयोडाइज्ड सॉल्ट क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि जब हम आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज करेंगे तो आयोडीन हमारी बॉडी को मिलेगा, हमारी बॉडी को आयोडीन मिलेगा तो हमारे थायराइड ग्लैंड को आयोडीन मिलेगा, जब हमारे थायराइड ग्लैंड को आयोडीन मिलेगा तो हमारा थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन बना पाएगा, और थायरॉक्सिन हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस अगर हमारे थायराइड ग्लैंड को अगर आयोडीन नहीं मिला तो ये क्या होगा बेटा, ढंग से काम नहीं करेगा, जिसके कारण थायराइड ग्लैंड स्वेल कर जाएगा और एक बीमारी होगी जिसका नाम है गोइटर। ठीक है ना, पूरा बता दिया। कह रहा उसका एक सिम्टम बताओ, सिम्टम क्या है भाई, ये सब पूरा स्वेल हो जाता है, पूरा एनलार्ज हो जाता है। ठीक है, नर्व इंपल्स कैसे ट्रैवल करती है बॉडी के अंदर, बहुत बढ़िया बेटा, हमारी बॉडी के अंदर नर्व इंपल्स ट्रैवल करती है विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन। डेंड्राइट से रिसीव करता है सिग्नल को, सेल बॉडी को देता है, सेल बॉडी एक्सॉन को देता है, एक्सॉन नर्व एंडिंग को देता है, नर्व एंडिंग में से केमिकल निकलते हैं जो कि साइनेप्स पे जाते हैं और डेंड्राइट को दे देते हैं इन्फॉर्मेशन, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, ऐसे प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है बेटा, तो पूरी कहानी हमने यहाँ पर समझा दी है। ठीक है, चलिए उसके बाद बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मोहन एंड रोहित ऑब्जर्व दैट शूट ऑफ अ प्लांट ग्रोइंग इन शेड बेंड टुवर्ड्स द सनलाइट। भाई थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है ना, तो घबराना नहीं है। मोहन ने और रोहित ने ऑब्जर्व किया कि एक प्लांट का पार्ट है, ठीक है, और उन्होंने देखा वो क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है किसकी तरफ, लाइट की तरफ, मतलब फोटोट्रोपिज्म हो रहा है। उसने देखा कि एक प्लांट है जिसका नाम है टच मी नॉट प्लांट, हिंदी में छुई मुई का पौधा। जैसे हम उसको क्या करते हैं, टच करते हैं, वो अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेता है और एकदम से है ना, एकदम मुरझा सा जाता है। ठीक है, वो ये कह रहा है कि उनको मदद करिए, है ना, और क्वेश्चन का आंसर करने को कह रहा है। वो कह रहा है बेंडिंग ऑफ शूट क्यों हुआ, लाइट का स्टिमुलस को सेंस किया प्लांट ने, लाइट को सेंस किया, लाइट को सेंस करने के बाद वो लाइट की तरफ ग्रो होने लगा, फोटोट्रोपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, वो कह रहा है कि फोल्डिंग ऑफ लीव्स क्यों हुई, तो बेटा हमने बताया जैसे ही हमने छुई मुई के पौधे को, टच मी नॉट प्लांट के पौधे को टच किया, उसने टच वाले स्टिमुलस को सेंस किया। टच वाले स्टिमुलस को जैसे ही सेंस किया बेटा, तो उसने अपना एक रिस्पॉन्स दिखाया, उसने मूवमेंट करी, अपनी लीफ क्लोज कर ली। लीफ क्लोज क्यों हुई, क्योंकि जो सेल्स थे उनका पानी बाहर चला गया और सेल श्रिंक हो गए और शेप बदल गई। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि जो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है टुवर्ड्स द ओव्यूल, है ना, ये बताना है। अरे ये कहाँ है, इसका डायग्राम तो दिया ही नहीं वाह, अबे यार। ठीक है, देखो बेटा, पॉलन ट्यूब की जब ग्रोथ होती है ओव्यूल की तरफ, तो ओव्यूल के अंदर कुछ केमिकल्स बनते हैं एंड उन केमिकल्स की तरफ पॉलन ट्यूब ग्रो होती चली जाती है, इसको हम बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। ठीक है बेटा, ये फिगर का कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज इनकम्प्लीट एक्चुअली। ठीक है, चलिए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देखते हैं बेटा। कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो पोस्चर मेंटेन करता है? ठीक है, तो बेटा सेरिबेलम करता है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन में रिफ्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय, चलो देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, रिसेप्टर, स्पाइनल कॉर्ड, इफेक्टर, रिसेप्टर, ब्रेन। बेटा ब्रेन तो इन्वॉल्व ही नहीं होता, तो आंसर यहाँ पर बेटा मोस्ट अप्रोप्रिएट हो गया ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, तो बेटा थायरॉक्सिन हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म कराता है। फिर बेटा हो गया कौन सा हार्मोन विल्टिंग ऑफ लीव्स कराता है? ठीक है, तो बेटा विल्टिंग ऑफ लीव्स कौन कराता है? एब्सिसिक एसिड, है ना, एकदम मुरझा जाना लीव्स का। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवॉलेंट्री एक्शन? ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्शन क्या नहीं है? देखो बेटा, हार्ट बीट हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ऑटोमेटिकली होती है, स्नीजिंग भी ऑटोमेटिकली खुद ही होती है, पेरिस्टाल्सिस भी खुद होती है, वॉकिंग बेटा क्या है, हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, क्या नहीं है? तो बेटा ये इनवॉलेंट्री एक्शन नहीं है, आंसर ऑप्शन सी हो गया। इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैसे ट्रैवल करती है बेटा? इलेक्ट्रिकल इंपल्स बेटा डेंड्राइट से सेल बॉडी से एक्सॉन। ठीक है, तो आंसर यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, हार्मोन जो कि फ्लाइट या फिर फाइट रिस्पॉन्स कराता है इमरजेंसी सिचुएशन में, या तो आप लड़ने लगते हो या फिर आप भाग जाते हो डर के, है ना, तो ये एक्चुअली कौन कराता है बेटा? एड्रेनलिन हार्मोन कराता है। फिर चलते हैं बेटा, कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो सारी वॉलेंट्री एक्शंस कराता है? बेटा तो जो भी चीज सोच समझ के की जाती है, कौन करेगा? थिंकिंग पार्ट। थिंकिंग पार्ट कौन सा होता है? सेरिब्रम। ठीक है, उसके बाद बेटा आयोडीन क्यों जरूरी है? क्योंकि बेटा वो थायरॉक्सिन हार्मोन के सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट मूवमेंट बट नॉट अ ट्रॉपिक मूवमेंट? बेटा ट्रॉपिक मूवमेंट, लाइट की तरफ बेंडिंग हो रही है, फोटोट्रोपिज्म।
ठीक है, रूट ग्रेविटी की तरफ ग्रो कर रहे हैं, जियोट्रॉपिज्म। मिमोसा प्यूडिका, भाई छुई प्लांट का साइंटिफिक नेम है ये, ठीक है। और बेटा ये ट्रॉपिक मूवमेंट नहीं है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं होती, ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। बेटा हमने पढ़ा जब हम बेल वाले पौधों को है ना सपोर्ट देते हैं तो वो उनके अराउंड 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 ग्रो करते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। तो ये क्या है बेटा, ये भी ट्रॉपिक मूवमेंट है। 3 ट्रॉपिक मूवमेंट है, ये नहीं है, जो नहीं है वो चूज करना है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक पर्सन है जिसको डायबिटीज हो गया है इंसुलिन की कमी की वजह से। आपको क्या लगता है कौन सा ऑर्गन ढंग से काम नहीं कर रहा? तो भाई उसके पेनक्रिया जो है ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बेटा, तो इसी के साथ है ना, एक सेकेंड, एक क्वेश्चन और था, ठीक है। एक प्लांट को हमने कंटिन्यूअसली डार्कनेस में रखा, फिर भी उसने क्या किया बेटा, फिर भी उसने अपवर्ड मूवमेंट शो करी। ये कैसा है ना, ये कैसा ट्रॉपिज्म है बेटा? उसने नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाया है, लाइट नहीं दी, तो फोटोट्रॉपिज्म की बात ही नहीं होगी। ग्रेविटी नीचे बुला रही थी बट फिर भी वो ग्रेविटी की तरफ ग्रो नहीं हुआ, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ ग्रो हुआ। तो यहां पर उसने क्या दिखाया बेटा, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हुए होंगे, आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो मुझे एक बात जरूर बताना, हमारे सनफ्लावर्स जो होते हैं हमेशा लाइट की तरफ बेंड होते हैं, तो वो कौन सा ट्रॉपिक मूवमेंट दिखाते हैं ये आप मुझे बताएंगे। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।